मेरा नाम सलीम खान है। मेरी उम्र 72 वर्ष है। और लंबे समय तक मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी की लड़ाइयां खत्म हो चुकी हैं। मैं गलत था। मेरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी में मेरे प्रति निराशा थी। उसके पति ने मुझे बस एक थका हुआ बूढ़ा आदमी समझा, एक आसान लक्ष्य जिसका जीवन भर का बचत उसके लिए आसान था। एक दिन जब वह समझ रहा था कि मैं सो रहा हूं, वह मेरे शयनकक्ष में घुस आया, मेरी तिजोरी की चाबी की तलाश में। लेकिन जो उसने मेरे बिस्तर के पास पाया, उसने उसकी पूरी दुनिया को ध्वस्त कर दिया। मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, बल्कि मैंने उसे एक ऐसे जाल में फंसने दिया जो 50 सालों में बना था। यह जाल न तो ताले और अलार्म से बना था, बल्कि इतिहास और सच्चाई से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पुरानी सैन्य पहचान पत्र और एक धुंधली तस्वीर ने एक लालची आदमी को कैसे नष्ट किया। मुझे यह जानने दीजिए कि मेरी कहानी कितनी दूर तक पहुंची है। कृपया कमेंट में बताइए कि आप कहां से सुन रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि चुप रहने वाले लोग अक्सर सबसे शक्तिशाली कहानियां रखते हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए। यह सब उस भाग्यशाली रात से कुछ दिन पहले शुरू हुआ, जब हम एक पारिवारिक समारोह में इकट्ठा हुए थे, जहां बटर चिकन और तीखे मसालों का स्वाद था। भुने हुए मुर्गे की खुशबू ने मेरी रसोई को भर दिया। यह नुस्खा मेरी दिवंगत पत्नी रोज ने दशकों में परिपूर्ण किया था। हर रविवार मैं इसे बनाता था। यह एक रस्म थी, एक शांति का तरीका, जिससे मैं इस घर में उसकी गर्मी का एक टुकड़ा बनाए रखता था। मेरी बेटी आमना और उसका पति चिराग हमेशा की तरह समय पर आए। आमना ने मुस्कान के साथ प्रवेश किया जो कमरे को रोशन कर दे। वह मेरे जीवन की धूप थी। उसने मुझे गले लगाया और मैंने उसके बालों की जानी पहचानी खुशबू को महसूस किया। लेकिन जब चिराग उसके पीछे प्रवेश किया, तो उसके साथ एक अदृश्य ठंडक भी आई। उसने भी मुझे गले लगाया, लेकिन वह एक प्रदर्शनकारी की तरह था। सलीम, आप तो बड़े ताजगी में हैं, उसने कहा। उसकी आवाज मोटर के तेल जैसी चिकनी थी। यह चिकन तो अद्भुत महक रहा है। मैं इसे सड़क से ही महसूस कर सकता था। मैंने बस सिर हिलाया और उन्हें अंदर आने दिया। आमना रसोई में एक सहज ग्रेस के साथ घूम रही थी, जैसे उसने कभी घर नहीं छोड़ा हो। चिराग, हालांकि, मेरे पसंदीदा आर्म चेयर में बैठ गया, जो मैंने कई साल पहले बनाया था। उसकी नजरें कमरे में घूम रही थीं, मेरे द्वारा 40 साल पहले बनाए गए महोगनी फर्नीचर पर ठहर गईं। इस घर की बुनियाद अच्छी है, सलीम, चिराग ने कहा। उसकी आवाज एक विचारशील आकलनकर्ता की हो गई। आपको अब ऐसा लकड़ी नहीं मिलेगा। यह निश्चित रूप से कई यादें और मूल्य रखता है। उसके शब्द हमारे बीच में लटक गए। यह एक प्रशंसा नहीं थी, यह एक जांच थी। एक नाजुक लेकिन तेज औजार जो मेरी बुनियाद में दरार खोज रहा था। मैं जब आलू के छोकर को मेज पर रख रहा था, तो मैंने उसकी नजरें अपनी गर्दन पर महसूस कीं। 72 साल इस धरती पर रहने ने मुझे हर आदमी की आवाज के हर रंग और स्वर को पढ़ने का हुनर सिखाया था। मैंने 70 के दशक में सफेद ठेकेदारों की उसी आवाज को सुना था, जो मुझे कुछ हजार रुपए चुराने की कोशिश कर रहे थे। यह लालच की आवाज थी, जो एक पतली शिष्टता की परत के पीछे छिपी थी। मैंने पलटा, उस मुस्कान को पहनते हुए जिसे रोज मेरे राजनीतिक मुस्कान कहती थी। आप सही हैं चिराग, इस घर में सब चीजों का मूल्य है, लेकिन सबसे मूल्यवान चीजें श्रम और ईमानदारी से खरीदी गई हैं, और इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। चिराग ने एक हंसी निकाली जो थोड़ी ज्यादा थी। आपने सही कहा, ईमानदारी सब कुछ है। उसने अपनी बर्फीली चाय के गिलास को उठाया, जैसे किसी सफल सौदे का जश्न मना रहा हो। लेकिन मुझे पता था कि हमारी बातचीत एक मौन लड़ाई का पहला राउंड थी, जिसमें उसे पता नहीं था कि हम लड़ रहे हैं। भोजन के दौरान एक तनावपूर्ण खुशी का माहौल बना रहा। आमना, मेरी प्यारी लड़की, अपने खाने की प्लेट के पार चल रहे चुप्पी की लड़ाई से पूरी तरह अनजान थी। वह चिराग से गहरे प्यार में थी, एक भरोसेमंद प्यार जो उसे अंधा कर देता था। वह कला गैलरी में अपने काम के बारे में बात कर रही थी, एक नए कलाकार के बारे में, जिसे वह प्रोत्साहित करने के लिए उत्साहित थी। मैंने सुना और सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन का एक हिस्सा हमेशा चिराग पर नजर रखता था। वह यांत्रिक रूप से खा रहा था,
उसकी नजरें कभी कभी बैठक के कोने में पुराने ऑक कैबिनेट की ओर जा रही थीं। वहीं मैंने अपने महत्वपूर्ण कागज रखे थे, घर के कागज और बीमा पॉलिसी के पुराने निवेश फाइलें। फिर आमना ने अपनी मासूमियत में चिंगारी लगा दी। आप जानते हैं पापा, चिराग की कार डीलरशिप थोड़ी धीमी चल रही है। लोग लग्जरी कारें से नहीं खरीद रहे हैं। मेज पर माहौल तुरंत भारी हो गया। चिराग का कांटा अपनी प्लेट पर जोर से गिरा। आमना, मैंने तुमसे कहा था कि इसके बारे में चिंता मत करो, उसने कहा। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। यह बस एक अस्थायी गिरावट है, सब कुछ नियंत्रण में है। मैं जानती हूं, मुझे खेद है, आमना ने कहा, उसकी कड़ी आवाज के नीचे सिकुड़ते हुए। मैंने सोचा कि शायद आपके पापा को कुछ करने की जरूरत नहीं है। चिराग ने उसे बीच में ही काट दिया। अब बर्फ की तरह ठंडा। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराहट को फिर से अपने चेहरे पर लाने की कोशिश की। मैं ठीक हूं सलीम। एक आदमी को अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। मैं कभी भी बोझ नहीं बनना चाहूंगा। बोझ? यह शब्द मेरे दिल में चुभ गया। मैंने उनके पहले अपार्टमेंट का डाउन पेमेंट किया था। मैंने आमना को कॉलेज तक पहुंचाया। जब मुझे पता चला कि वे संघर्ष कर रहे हैं तो मैंने चुपचाप उनकी कुछ बिलों का भुगतान किया। मैंने इसे बोझ नहीं समझा, मैंने इसे प्यार समझा। लेकिन चिराग के लिए मेरी मदद कुछ और थी। यह एक संसाधन थी। यह उसकी अपनी असफलता को स्वीकारने जैसा था। रात के खाने के बाद जब मैं बर्तन साफ कर रहा था, मैंने सुना कि वे बैठक में फुसफुसा रहे थे। मैं सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन इस पुराने घर की दीवारें पतली हैं और चिराग की निराशा चुप नहीं थी। तुमने उसे ऐसा क्यों कहा? तुम मुझे बुरा दिखाते हो। तुम्हें कोई अंदाजा है? मुझे खेद है। आमना की आवाज कांप रही थी। मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही थी। ठीक है, चिंता करने से बिल नहीं चुकते क्या आमना? जब वे चले गए तो आमना ने मुझे फिर से कसकर गले लगाया, जैसे तनाव को कम करने के लिए। चिराग बस उसके पीछे खड़ा था और मुझे एक बार फिर देखने के लिए सिर हिलाया। उसकी आंखें ओक कैबिनेट की ओर एक आखिरी बार घूमी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अपने आरामदायक कुर्सी में अंधेरे में बैठा रहा, उस कैबिनेट को घूरते हुए। मेरे पेट में बेचैनी एक भारी ठंडी गांठ में बदल गई। मुझे रोज की याद आ रही थी। वह पहली बार में ही चिराग को पहचान लेती। सलीम, वह कहती। उस लड़के की आंखें उसके मुंह के साथ मुस्कुराती नहीं हैं। रोज को लोगों के बारे में अद्भुत अंतर्दृष्टि थी। एक ऐसी भावना जो एक ऐसी दुनिया में जीवन बिताने के बाद विकसित हुई थी, जो हमेशा एक काली महिला के प्रति दयालु नहीं रही। वह मेरी नैतिक दिशा थी, वही जिसने मुझे बताया कि कब भरोसा करना है और कब सतर्क रहना है। मैंने अपने पूरे करियर को एक साधारण बढ़ई से प्रतिष्ठित निर्माण कंपनी के मालिक तक पहुंचाया। वही सिद्धांत जो रोज ने मुझे सिखाया था। वे क्या करते हैं उसे देखो, न कि वे क्या कहते हैं। मैंने धोखेबाजों और महंगे सूट वाले नस्लभेदी लोगों का सामना किया, जो मुस्कान के साथ मेरा हाथ थामते थे जबकि मेरे काम को पीछे से सबोटाजिंग करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे झूठ की गंध आती थी और चिराग के पास से आ रही गंध अब तेज हो रही थी। वह एक भेड़िया था और मेरी बेटी उसकी गोद में सो रही थी। मैं उठकर खिड़की के पास गया, अंधेरी सड़क पर देखते हुए। उनकी कार कब की जा चुकी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह अभी भी बाहर है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है। और तब मुझे एहसास हुआ कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, वह सिर्फ उसकी लालच नहीं थी, यह उसकी उपेक्षा थी। चिराग की आंखों में मैं बस एक बूढ़ा काला आदमी था, जो संपत्ति के ढेर पर बैठा था जिसके वह हकदार महसूस करता था। उसने उस आदमी को नहीं देखा जिसने 16 घंटे काम किया, जिसने अपनी हान और खून से यह जीवन बनाया। उसने मुझे अपने पैसे के बीच एक बाधा के रूप में देखा। तभी मैंने उसे सुना, सामने के यार्ड से एक हल्की आवाज। मैंने बैठक की लैंप बंद की और पर्दे के बीच से झांका। एक अनजान कार सड़क पर खड़ी थी, उसकी लाइटें बंद थीं। मुझे नहीं पता था कि कोई अंदर है या नहीं। यह पड़ोसी हो सकता था, लेकिन मेरी अंतर्दृष्टि, जो एक पुराना सैनिक थी जो बहुत समय से सोई हुई थी, अब चेतावनी दे रही थी। मैं वहां अंधेरे में 10 मिनट खड़ा रहा। कार हिली नहीं। फिर मेरा फोन वाइब्रेट हुआ।
आमना का संदेश। क्या आप सो चुके हैं पापा? चिराग कहता है कि डिनर में चिड़चिड़ा होने के लिए माफी चाहता है। वह काम पर बहुत दबाव में है। वह आपसे बहुत प्यार करता है। शुभ रात्रि। मैंने संदेश पर नजर डाली और फिर उस रहस्यमय कार की ओर। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ गलत था, भयानक रूप से गलत। मैंने अपने नर्वस को शांत करने के लिए पीछे के बरामदे पर कुछ ताजी हवा लेने का निर्णय लिया। बरामदा प्राइवेट था, बुगनविलिया की दीवार से ढका हुआ था, जिसे रोज ने सालों पहले लगाया था। और तभी मैंने उसे सुना, चिराग की आवाज। वह कार में नहीं था। वह मेरे पड़ोसी के पिछवाड़े में एक बड़े ओक के पेड़ की छाया में छिपा हुआ था। अपने फोन में तेजी से और चिंतित स्वर में बात कर रहा था। वह इतना करीब था कि मैं हर शब्द सुन सका। मुझे पता है, मैं इसे संभाल रहा हूं, चिराग ने कहा। उसकी आवाज में चिड़चिड़ापन था। नहीं, मैंने कुछ नहीं पाया। बूढ़ा आदमी अभी भी तेज है, लेकिन मैंने बीज बो दिया। कुछ पल के लिए उसने दूसरी तरफ सुनने वाले से सुना। मुझे पता है कि हम समय की कमी में हैं, उसने और भी कम आवाज में कहा। देखो, मेरे पास एक योजना है। बूढ़े के पास निश्चित रूप से कोई तिजोरी या कुछ है। उसकी पीढ़ी में हमेशा ऐसा होता है। मुझे बस चाबी ढूंढनी है। सब ठीक होगा। मुझे बस थोड़े और दिन चाहिए। मेरे सीने में बर्फ की एक गांठ बन गई। हर संदेह, हर अस्पष्ट पूर्वाभास अब पुष्टि हो गया था। वह सिर्फ लालची नहीं था, वह साजिश रच रहा था, और वह अकेला नहीं था। उसने कहा, हम। मैं जितना संभव हो उतना चुपचाप घर के अंदर वापस चला गया। मेरा दिल मेरी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था। विश्वासघात का एक कड़वा स्वाद मेरे मुंह में था, लेकिन दर्द के नीचे एक और भावना उभर रही थी। एक भावना जिसे मैंने बहुत लंबे समय से नहीं महसूस किया था। यह एक आदमी की ठंडी, शांत फोकस थी, जो एक योजना बना रहा था। लड़ाई। चिराग ने एक गंभीर गलती की थी। उसने मुझे कमतर आंका। उसने एक 72 वर्षीय आदमी को देखा। उसने सलीम खान को नहीं देखा, वो इंजीनियर जो सबसे कठिन निर्माण स्थलों को सहन कर चुका था, वो आदमी जिसने उससे कहीं अधिक खतरनाक लोगों का सामना किया था। मेरी नींव में दरार अब एक गहरी खाई बन चुकी थी, और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं उससे सीधे टकराने वाला नहीं था। मैं उसे यह नहीं बताने वाला था कि मुझे सब पता है। मैं उसके लिए एक जाल बुनने वाला था, एक ऐसा जाल जिसे इंजीनियरिंग के नक्शे की सटीकता से तैयार किया गया था। और जब वह उसमें कदम रखेगा तो वह कभी बाहर नहीं निकलेगा। खेल शुरू हो चुका था। जब मैंने कांच का दरवाजा बंद किया तो रात की आवाजें बंद हो गईं, लेकिन चिराग के शब्दों की गूंज मेरे घर की चुप दीवारों पर बनी रही। मेरा पहला इंस्टिंक्ट उस पिता की तीव्र गुस्सा था जिसकी बेटी खतरे में है। मैं वहां बाहर जाकर उसे अंधेरे में सामना करना चाहता था, उसकी आंखों में उस डर को देखने के लिए जब उसे एहसास होगा कि वह पकड़ा गया है। मेरे हाथ मुट्ठियों में बदल गए, नाखून सफेद। मैं दृश्य को पूरी तरह से चित्रित कर सकता था, उसकी पैथेटिक नकारात्मकताएं, उसकी निराशाजनक झूठ। लेकिन तभी आमना का चेहरा मेरे मन में आया, उसकी विश्वास से भरी मुस्कान, उसके पति पर उसका पूरा विश्वास। अगर मैं अब चिराग का सामना करता तो क्या होता? वह झूठ बोलेगा, वह मेरे शब्दों को मोड़ेगा, मुझे एक उलझे हुए बूढ़े आदमी के रूप में चित्रित करेगा जिसने अंधेरे में गलत सुना। वह आमना से कहेगा कि मैं उन्हें जलन या अकेलेपन के कारण अलग करने की कोशिश कर रहा था। यह उसकी बात बनाम मेरी बात हो जाएगी, और इस लड़ाई में मेरी बेटी का दिल ही एकमात्र शिकार होगा। वह टूट जाएगी, मजबूर होकर चुनाव करना पड़ेगा, और संदेह का जहर सब कुछ बर्बाद कर देगा। चाहे वह किस पर विश्वास करे, मैं उसे इस स्थिति में नहीं डालने वाला था। मैं उसे चिराग की युद्ध का शिकार नहीं बनने दूंगा। गुस्सा ठंडा होने लगा, कुछ और ठंडा, भारी और खतरनाक संकल्प से बदल गया। मैं अपने आरामदायक कुर्सी में बैठ गया जिस पर चिराग ने कुछ घंटे पहले बैठा था, और मैंने सोचना शुरू किया। मैं अब एक टूटे दिल वाले पिता की तरह नहीं सोच रहा था। मैंने सोचना शुरू किया जैसे मैं पहले था, वो इंजीनियर जो भूकंपों को सहन करने के लिए नींव तैयार करता था, वो व्यवसायी जो दक्षिण के खतरनाक निर्माण की दुनिया में चलता था। एक ऐसा संसार जहां एक काले आदमी का हाथ मिलाना कभी पर्याप्त नहीं था, और एक अनुबंध को स्टील जितना मजबूत होना चाहिए। उस दुनिया में
मैंने सीखा कि आप चिल्लाकर जीतते नहीं हैं, आप स्मार्ट होकर जीतते हैं। आप अपने विरोधी की चालों का पूर्वानुमान करके उसकी कमजोरियों को समझकर जीतते हैं, एक ऐसा मामला बनाकर जो इतना मजबूत हो कि जब उसे एहसास हो कि वह फंस चुका है, तब दरवाजा पहले ही उसके पीछे बंद हो चुका हो। मेरी पत्नी रोजा हमेशा कहती थी, सुअर के साथ कुश्ती मत करो, आप दोनों गंदे हो जाते हैं और सुअर को यह पसंद है। चिराग एक सुअर था। वह एक गंदे, भावनात्मक लड़ाई चाहता था। वह आरोपों और नकारात्मकताओं की अराजकता में फलता फूलता। मैं उसे वह संतोष नहीं देने वाला था। नहीं, मैं उसका सामना नहीं करने वाला था। मैं कुछ और पूरी तरह से करने वाला था। मैं उसके लिए एक मंच तैयार करने वाला था। मैं स्क्रिप्ट लिखने वाला था। मैं उसे प्रॉप्स दूंगा और मैं उसे उसकी लालच और घमंड के साथ अपने ही पतन का प्रदर्शन करने दूंगा ताकि दुनिया उसे देख सके। वह मेरी तिजोरी की कुंजी चाहता था। ठीक है, मैं उसे सही रास्ते पर ले जाऊंगा। मैं उसे विश्वास करने दूंगा कि वह जीत रहा है। मैं उसे यह सोचने दूंगा कि मैं वही बेवकूफ बूढ़ा आदमी हूं जिसे वह स्पष्ट रूप से देखता है। और जब उसे सबसे अधिक गर्व महसूस होगा, जब उसकी जीत निश्चित लगेगी, तो उसके नीचे का फर्श गिर जाएगा। यह एक शांत विध्वंस होगा, सटीक और पूर्ण। अगली सुबह मैं एक उद्देश्य के साथ जागा जो मैंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। सूरज मेरी खिड़की से चमक रहा था, लेकिन मेरे भीतर की रोशनी ठंडी और स्पष्ट थी। अंधकार में मैंने जो योजना बनाई थी, वह अब आगे बढ़ने का एकमात्र संभव रास्ता लग रही थी। समय आ गया था बेईटी लगाने का। मैंने सुबह के मध्य तक इंतजार किया, उस समय जब मुझे पता था आमना गैलरी में होगी और चिराग डीलरशिप पर अपॉइंटमेंट के बीच होगा। मुझे दोनों को थोड़ा व्यस्त, थोड़ा जल्दी में होना था, या मेरे प्रदर्शन को और अधिक विश्वसनीय बनाएगा। मैंने फोन उठाया और गहरी सांस ली। मैंने अपने दिमाग में अभ्यास किया, अपनी आवाज में हल्का सा कंपन लाते हुए, एक थकी हुई संवेदनशीलता जोड़ते हुए, जो एक शिकारी के कानों के लिए संगीत होगा। मैं अब सलीम खान नहीं था, इंजीनियर। मैं अब सलीम खान, चिंतित, थोड़ा उलझा हुआ बूढ़ा आदमी था जिसे मदद चाहिए थी। मैंने आमना का नंबर डायल किया। उसने दूसरे रिंग पर जवाब दिया। उसकी आवाज उज्ज्वल और खुशमिजाज थी। नमस्ते पापा, सब ठीक है? आमना बेटी, ये पापा है। मैंने अपनी आवाज थोड़ी खुरदुरी, थोड़ी हिचकिचाहट से शुरू की। काम पर परेशान करने के लिए क्षमा करें। आप कभी भी परेशान नहीं होते पापा। क्या हुआ? आप थके हुए लगते हैं। उसके लिए चिंता दिखाना कितना आसान था, कितना स्वाभाविक। जो मैं उसके संसार के साथ करने जा रहा था, उस विचार ने मेरे दिल को दुखी किया, लेकिन यह एक आवश्यक दर्द था, एक सर्जन की कटौती कैंसर हटाने के लिए। ओह, मैं ठीक हूं प्रिय। बस बूढ़े आदमी के विचार आप जानते हैं। मैंने एक लंबी थकावट भरी सांस निकाली। एक आवाज जो सलीम खान ने वर्षों से उबाऊ फोन कॉल समाप्त करने के लिए एक कला विकसित की थी, अब यह एक उपकरण बन गया था। तुमने हैरोल्ड के बारे में सुना होगा, मेरे पुराने दोस्त जो मछली पकड़ने के क्लब में थे, है ना? वह पिछले हफ्ते गुजर गए। ओह पापा। हाँ, मुझे बहुत खेद है। मैं जानती हूं कि तुम दोनों काफी करीब थे। उसकी आवाज सहानुभूति से भरी थी। हाँ, हम थे, और उनकी मृत्यु ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, तुम जानती हो। मैंने वाक्य को अधूरा छोड़ दिया, उसे खाली जगह भरने दिया। अपने कागजात को व्यवस्थित करना, यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ तुम्हारे लिए साफ सुथरा हो। पापा, ऐसा मत बोलो, उसने जल्दी से कहा। उसकी आवाज में एक चिंतित लहजा था। यह बस जिंदगी है, जान, यह व्यावहारिक है। बात यह है कि मेरे ज्यादातर महत्वपूर्ण दस्तावेज, वसीयत, बीमा, शेयर सर्टिफिकेट, सब मुख्य बैंक में सुरक्षित जमा बॉक्स में हैं। और सच बताऊं, मुझे वहां देखे हुए इतना समय हो गया है कि मुझे नहीं पता कि वहां क्या है। मैंने अपनी आवाज में झूठी उलझन घोलने दिया। मेरी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही। कोई बात नहीं पापा, हम साथ में एक सूची बना सकते हैं, उसने प्रस्तावित किया। इसीलिए मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूं मेरी प्यारी। मैं आशा कर रहा था, मैंने थोड़ी रुकावट के साथ कहा। मैं इन दिनों अपनी पैरों पर ज्यादा स्थिर महसूस नहीं कर रहा हूं। डाउनटाउन ड्राइव करना, पार्किंग, यह सब मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है। मैं सोच रहा था
कि तुम और चिराग मुझे अगले हफ्ते बैंक ले जा सकते हो। मुझे सब कुछ देखने में बहुत बेहतर लगेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ वहां है। बिल्कुल पापा, हम कभी भी चल सकते हैं। चिराग अभी मेरे साथ है। हम बस एक त्वरित दोपहर का भोजन कर रहे थे। मुझे तुम्हें स्पीकर पर डालने दो। मैंने फोन की हलचल सुनी और फिर आमना की आवाज आई, अब थोड़ी दूर। चिराग, ये मेरे पापा हैं। उन्हें अगले हफ्ते बैंक ले जाने की जरूरत है। फिर मैंने चिराग की आवाज सुनी, जिसमें एक मोटी चिंता थी जो मेरे पेट में मरोड़ पैदा कर रही थी। सलीम, क्या सब ठीक है सर? मैं ठीक हूं चिराग, पूछने के लिए धन्यवाद। मैंने अपनी आवाज को कमजोर बनाए रखा। बस एक बूढ़ा आदमी अपने मामलों को व्यवस्थित करना चाहता है। यह बहुत समझदारी की बात है सलीम, बहुत जिम्मेदार। उसने थोड़ा ज्यादा ऊंची आवाज में कहा, थोड़ा उत्साह दिखाते हुए। तुम बस हमें बताओ कब और कहां, हम वहां होंगे। तुम्हारा मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मछली केवल चारा चबाने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह पूरी मछली पकड़ने की छड़ी निगलने की कोशिश कर रही थी। अब अंतिम महत्वपूर्ण हिस्सा। मैंने एक सूखी खुरदुरी हंसी हंसते हुए कहा, धन्यवाद बेटा, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं इन दिनों बहुत भूलने वाला हो गया हूं। कभी कभी मुझे यह भी याद नहीं रहता कि मैंने अपनी पढ़ने की चश्मा कहां रखी। मैंने एक पल के लिए रुककर ऐसा दिखाया जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, शुक्र है कि मैं उस बॉक्स की एकमात्र चाबी सुरक्षित स्थान पर रखता हूं। यह हमेशा मेरे बिस्तर के दराज में, मेरे दिल की दवा के बगल में होती है। अगर मैं कभी वह चाबी खो दूं तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। शायद मुझे राष्ट्रपति को बुलाना पड़ेगा उस चीज को खोलने के लिए। मैंने इसे मजाक की तरह बनाया, उम्र से जुड़ी वास्तविक कमजोरी का एक क्षण। यह विवरण झूठ को परिपूर्ण बना दिया। यह उसे एक लक्ष्य, एक स्थान, एक योजना देता था। फोन के दूसरी ओर चुप्पी केवल एक क्षण के लिए थी, लेकिन उस क्षण में मैं लगभग चिराग के दिमाग में गियर घूमते हुए सुन सकता था। फिर उसकी आवाज फिर से आई, अब पहले से भी चिकनी। तुम चिंता मत करो सलीम, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम और वह चाबी सुरक्षित और सही बैंक पहुंचे। तुम हम पर भरोसा कर सकते हो। हम इस सप्ताहांत तुम्हें एक दिन तय करने के लिए कॉल करेंगे। तुम दोनों का धन्यवाद, मैंने कहा। मेरी आवाज झूठी भावनाओं से भरी थी। तुमने मेरे मन से बड़ा बोझ उतार दिया है। हमने अलविदा कहा और मैंने फोन रख दिया। मैं शांति से रसोई में बैठा, रिसीवर मेरी हाथ में ठंडा था। जो मैं कर रहा था उसमें कोई खुशी नहीं थी। जिस तरह से जाल बिछा था उसे जानने में कोई संतोष नहीं था, केवल एक गहरा दुख था। एक दुख मेरी बेटी के लिए, जिसने अपना दिल एक ऐसे आदमी को दिया जिसने उसके पिता को केवल एक बंद बॉक्स समझा जिसे खोला जाना था, और एक गहरी ठंडी निश्चितता थी। वह चाबी के लिए आएगा, वह प्रतिरोध नहीं कर सकेगा और मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। इस खेल का पहला कदम पूरा हो चुका था। अब मुझे केवल उसके कदम का इंतजार करना था। जैसे ही चिराग की अत्यधिक खुश आवाज लाइन पर गूंज रही थी, एक नया विचार, तेज और स्पष्ट, मेरे मन में आया। मैंने उसकी मंशा की पुष्टि कर दी थी, अब मुझे उसकी अनजानियों की पुष्टि करनी थी। मुझे यह जानने की जरूरत थी कि क्या वह केवल एक सामान्य चोर था या यह कुछ गहरा था, एक पीढ़ीगत प्रतिध्वनि, एक धोखे की, जिसे मैंने आधी सदी पहले दफनाने की सोची थी। यह एक और परीक्षण का समय था, उसके परिवार के अंधेरे इतिहास की अंतिम जांच। तुम जानते हो चिराग, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक दूर की यादों की गुणवत्ता थी। मैं अब एक बूढ़ा सैनिक हूं जो एक याद में खो गया है। तुम्हारे एक बूढ़े सैनिक की मदद करने की इच्छा मुझे किसी की याद दिलाती है। अरे हां, ये सलीम कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज में विनम्रता थी, लेकिन कॉल खत्म करने और अपनी योजना बनाने की जल्दी थी। मैंने एक पल के लिए रुककर चुप्पी को बढ़ने दिया, उस नाम को उसका महत्व देने के लिए। एक आदमी जिसका नाम रॉबर्ट मिलर था। सार्जेंट रॉबर्ट मिलर, वह आपके दादा थे, है ना? दूसरी ओर थोड़ी सी चुप्पी थी। हां, यही वो थे, चिराग ने कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य का एक नोट था। वाह, ये तो छोटी दुनिया है।
आप मेरे दादा को जानते थे। उन्हें 2 साल तक वियतनाम के जंगलों में जाना। हम भाई थे। हमने समुद्री राशन साझा किए, एक दूसरे के लिए खाइयां खोदीं, और जब हालात गर्म होते थे तो एक दूसरे की रक्षा की। अगर वह नहीं होते तो मैं आज आपसे बात नहीं कर रहा होता, और मुझे लगता है कि वह भी मेरे बारे में यही कहेंगे। ये बात सच थी। मौत के सामने सभी अन्य अंतर भुला दिए जाते हैं। मैंने अपने मन को भटकने दिया, एक विशिष्ट याद को धुंध से खींचते हुए। मैं अब सिर्फ अभिनय नहीं कर रहा था, मैं इसे फिर से जी रहा था, और मैंने उस सच्चे भावनाओं को अपनी आवाज में रंगने दिया। मुझे याद है एक बार जब हम यहां घाटी में गहरी पेट्रोलिंग पर थे। हम एक घात में चले गए। यह अराजकता थी। चारों ओर हरे ट्रेसर उड़ रहे थे। आपके दादा, वह तो जैसे आग का गोला थे। सभी प्रवृत्ति। वह सीधे घात में कूदना चाहते थे, लेकिन मैंने जाल को देख लिया। मैंने उन्हें पकड़ लिया, इस बड़े पीपल के पेड़ के पीछे खींच लिया, और हम तब तक अपने स्थान पर बने रहे जब तक हेलीकॉप्टर नहीं आए। उनके अंदर 10 लोगों से अधिक साहस था, लेकिन वह हमेशा शॉर्टकट, त्वरित और निर्णायक जीत की तलाश में रहते थे। मैं उनके लिए एक चित्र बना रहा था, एक बहादुर लेकिन लापरवाह आदमी का चित्र। एक ऐसा आदमी जो सोचने से पहले कार्रवाई करता था, और वह हमेशा घर लौटने की बात करते थे। मैंने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा, वह शांत जीवन का सपना नहीं देख रहे थे। ओह नहीं, उनके पास बड़े सपने थे। उन्होंने अटलांटा के चारों ओर सस्ती भूमि के सभी मानचित्र बनाए थे जो उन्होंने याद से खींचे थे। वह हमेशा कहते थे, सलीम, जब हम वापस आएंगे तो हम राजा होंगे, ये पूरा शहर हमारा होगा। उनके अंदर एक आग थी। मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। संबंध, साझा अतीत, उनके दादा के महत्वाकांक्षी, लगभग जुनूनी स्वरूप का संकेत। अब महत्वपूर्ण सवाल, उन्होंने आपको कुछ पुराने युद्ध की कहानियां बताई होंगी। मैंने कहा। मेरी आवाज सामान्य, लगभग एक बात की सोच थी। क्या उन्होंने कभी मेरा जिक्र किया? सलीम खान, हम साथ में व्यापार करने वाले थे जब हम वापस आएंगे। मैंने अपनी सांस रोक ली। यह सत्य का क्षण था। चिराग का जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के आया। यह चिकना, अस्वीकार करने वाला और पूरी तरह से बिल्कुल खाली था। ईमानदारी से सलीम दादा रॉबर्ट ने वास्तव में युद्ध के बारे में कभी बात नहीं की। आप जानते हैं कि उस पीढ़ी के लोग कैसे होते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि यह एक अंधेरा समय है जो अतीत में ही रहना चाहिए। वह जब मैं किशोर था तब गुजर गए, इसलिए मुझे बहुत सारी कहानियां सुनने को नहीं मिली। फिर उन्होंने वह लाइन जोड़ी जिसने उनके भाग्य को सील कर दिया। लेकिन मुझे यकीन है कि वह आपको अच्छे से याद करते होंगे। यह सच में कुछ है कि आप दोनों ने साथ में सेवा की। यही था। पहेली का अंतिम टुकड़ा अपनी जगह पर फिट हो गया। न तो कोई पहचान का संकेत, न ही परिवार में कोई कहानी का संकेत। नाम सलीम खान उनके लिए कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि वह उस महिला के पिता थे जिससे वह शादी कर चुके थे। मेरे और उनके दादा के बीच का इतिहास, धोखा, मुकदमा, भूमि, सब कुछ मिट गया था, दफन हो गया था। चिराग सिर्फ मेरी संपत्ति के लिए साधारण लालच से नहीं आया। वह इसे गहरे आत्ममुग्ध अज्ञानता के कारण मांग रहा था। वह एक ऐसे परिवार का उत्पाद था जिसने अपने पापों को भूलना चुना, न कि उनसे सीखना। यह ज्ञान मुझे गुस्सा नहीं करता था, यह मुझे शांति देता था। इसका मतलब था कि वह पूर्वानुमानित था। इसका मतलब था कि मेरी योजना, जिसे वह सोच भी नहीं सकता था, पूरी तरह से काम करेगी। वह एक अंधा आदमी था जो खाई की ओर बढ़ रहा था, और उसे लगता था कि वह सोने की खान की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, मैंने कहा, फोन के माध्यम से एक अंतिम दुखद आह भरते हुए। अतीत अतीत है, मुझे लगता है। फिर से धन्यवाद बेटे, सब कुछ के लिए। कभी भी सलीम, आप अपना ध्यान रखें, समझे? मैं करूंगा, मैंने धीरे से कहा। मेरे शब्दों में एक ठंडी द्वैतता थी। मैं निश्चित रूप से करूंगा। मैंने फोन रख दिया और रसोई की चुप्पी लौटाई, लेकिन अब यह एक अलग चुप्पी थी। यह एक सही तरीके से कैलिब्रेट की गई मशीन की चुप्पी थी जो सही क्षण का इंतजार कर रही थी। फोन कॉल के अगले दिन घर में एक शांत, दृढ़ ऊर्जा थी। खेल अब सिर्फ मेरे मन में नहीं था, अब बोर्ड पर मोहरों को स्थानांतरित करने का समय था। मेरी पहली कॉल किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को नहीं थी।
ये मेरे वकील डेविड हैज थी। हैज परिवार और जेफरसन परिवार का पुराना संबंध था। डेविड के पिता फ्रैंकलिन हैज एक युवा तेज तर्रार वकील थे, जिन्होंने 1978 में मेरे मामले को लिया था। वह अटलांटा में एकमात्र व्यक्ति थे जो एक काले ठेकेदार का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार थे, जो एक स्थापित सफेद परिवार के खिलाफ अनुबंध विवाद में था। फ्रैंकलिन ने रॉबर्ट मिलर द्वारा मेरे साथ किए गए अन्याय को देखा और उन्होंने एक ऐसी प्रतिभा के साथ लड़ाई की जो मैंने कभी नहीं भुलाया। अब उसके बेटे सलीम खान, जो अपने पिता की तरह समझदार और शांत स्वभाव के थे, ने मेरी सभी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। खान परिवार सिर्फ मेरे व्यवसाय को नहीं जानता था, वे मेरी पूरी कहानी से वाकिफ थे। सलीम ने पहले ही रिंग पर जवाब दिया। सलीम, आपसे सुनकर अच्छा लगा। उम्मीद है सब ठीक है। सब नियंत्रण में है सलीम, मैंने कहा। मेरी आवाज स्थिर थी। लेकिन मेरे पास एक संवेदनशील पारिवारिक मामला है जिसमें आपके सलाह की जरूरत है। यह मेरे दामाद चिराग के बारे में है। मैंने फोन पर माहौल में बदलाव महसूस किया। सलीम जानता था कि मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूं जो छोटी छोटी बातों के लिए कॉल करता है। वह चुप रहा, मेरी बात जारी रखने का इंतजार कर रहा था। मैंने उसे स्थिति स्पष्ट की, एक बिट्रेड पिता की भावना के बिना, बल्कि एक इंजीनियर की सटीकता के साथ एक संरचनात्मक समस्या की व्याख्या करते हुए। मैंने चिराग की आर्थिक परेशानियों, उसकी सवालों की बौछार और वह फोन कॉल जो मैंने सुनी थी के बारे में बताया। मैंने यह भी बताया कि मैंने कल फोन पर एक जाल बिछाया था। जब मैं खत्म हुआ, सलीम कुछ देर तक चुप रहा। सलीम, उसने अंततः गंभीर आवाज में कहा, यह एक नाजुक स्थिति है। आपका उद्देश्य क्या है? क्या यह सिर्फ अपने संपत्ति की रक्षा करना है या और कोई लक्ष्य है? मेरी संपत्ति पहले से ही सुरक्षित है सलीम। आपने और मैंने वर्षों पहले ट्रस्ट के साथ यह सुनिश्चित किया था, मैंने उत्तर दिया। मेरा उद्देश्य सच है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अपने पति के चरित्र को अपनी आंखों से बिना किसी संदेह के देखे। मैं उसे झूठ से बचकर नहीं जाने दूंगा। मैं चाहता हूं कि उसके अपने कार्य सबूत बने। समझ गया, सलीम ने कहा। यह एक सार्वजनिक प्रदर्शन है। इस मामले में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके द्वारा उठाए गए हर कदम कानूनी रूप से सही हों। हमें उसे कोई भी आधार नहीं देना चाहिए कि वह कह सके कि उसे फंसाया गया या परेशान किया गया। इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूं। मैंने कहा कि वह मेरे संपत्ति को पुराने सुरक्षित जमा बॉक्स में समझता है, जो मैंने 85 में आमना के साथ खोला था। क्या उसके नाम का कहीं उस खाते पर उल्लेख है? नहीं, केवल मेरा और आमना का। लेकिन उसका अंतिम नाम चिराग है, मेरे मूल व्यवसाय भागीदार। उसके दादा का नाम रॉबर्ट चिराग था। वह बैंक में नाम की समानता का उपयोग करके भ्रम पैदा करने की कोशिश कर सकता है कि वह किसी प्रकार का पीढ़ीय दावा कर रहा है। यह एक अच्छा बिंदु है, सलीम ने कहा। वह यह तर्क करने की कोशिश कर सकता है कि वह एक पारिवारिक खाते का उपयोग कर रहा था। यह एक कमजोर तर्क है, लेकिन हमें इसे निष्प्रभावित करना होगा। यहां हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप अकेले बैंक जाएंगे। आप उस बॉक्स की सामग्री को खाली करेंगे और उसे जेफरसन परिवार ट्रस्ट के नाम पर नए बॉक्स में स्थानांतरित करेंगे। केवल आपको ही उस पर पहुंच होना चाहिए। दूसरा, आप अपने जाल दस्तावेज मूल बॉक्स में रखेंगे। तीसरा, और यह महत्वपूर्ण है, मैं बैंक के प्रबंधक श्री पीटरसन को कॉल करूंगा। आपने उन्हें वर्षों से जाना है, सही? उनके पहले दिन से एक टेलर के रूप में, मैंने पुष्टि की। अच्छा, मैं उन्हें सूचित करूंगा कि आपको अपने खाते पर तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत पहुंच के प्रयासों के बारे में चिंता है। मैं चिराग का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बॉक्स पर विशेष नाम स्पष्ट करूंगा और उन्हें उच्च सतर्कता पर रहने के लिए निर्देशित करूंगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति आपके अलावा उस बॉक्स तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उन्हें रोका जाएगा और पूछताछ की जाएगी। चिराग की अपनी स्वतंत्र इच्छा के कार्य धोखाधड़ी के प्रयास के रूप में माने जाएंगे। वह अपने ही झूठ में फंस जाएगा, बिना किसी कानूनी सहारे के। मुझे राहत का एहसास हुआ। मेरी अंतर्दृष्टि सही थी, लेकिन सलीम ने उन्हें चारों ओर कानूनी सुरक्षा प्रदान की थी। मेरी योजना
अब सिर्फ एक पिता की निराशाजनक चाल नहीं थी, यह अब एक ठोस कानूनी रणनीति थी। धन्यवाद सलीम, मैंने कहा। ये शब्द दशकों की विश्वास की गहराई लिए हुए थे। बस सावधान रहिए सलीम, उसने चेतावनी दी। आप एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मुझे पता है, मैंने कहा। मेरी नज़र मेरे डेस्क पर आमना की एक तस्वीर पर गिरी। लेकिन कुछ चीजें लड़ने के लायक होती हैं। कानूनी आधार तैयार होने के बाद मेरी योजना के अगले चरण की शुरुआत हुई। यह भाग एक वकील के दिमाग की नहीं, बल्कि एक इंजीनियर के हाथों की आवश्यकता थी। उस दोपहर मैंने उस उपकरण को खोला जो मैंने ऑनलाइन अगले दिन की डिलीवरी के साथ मंगवाया था। यह आधुनिक तकनीक का एक चमत्कार था। एक हाई डेफिनिशन कैमरा, इतना छोटा कि लेंस एक पिन के सिर के आकार का था। मेरे समय में निगरानी उपकरण भारी और स्पष्ट होते थे, अब यह लगभग अदृश्य था, एक शांत युद्ध के लिए एक आदर्श उपकरण। मैंने उसे अपने शयन कक्ष में ले गया। एक पल के लिए मैं कमरे के बीच में खड़ा रहा, चारों ओर देखते हुए इस स्थान को, जो लगभग 50 वर्षों से मेरा आश्रय रहा है। यह वह जगह थी जहां मैंने हर रात आमना के साथ सोया। ये वह जगह थी जहां आमना तूफान के दौरान हमारे बिस्तर में घुस जाती थी। यह शांति, कमजोरियों और पूर्ण विश्वास का स्थान था, और मैं इसे विश्वासघात के थिएटर में बदलने जा रहा था। मेरे सीने में गहरी उदासी छा गई। मुझे लगा जैसे मैं एक पवित्र स्थान का अपमान कर रहा हूं। लेकिन यह भावना गुजर गई, ठंडी जरूरत से बदल गई। अब यह सिर्फ एक शयन कक्ष नहीं था, यह एक कार्यस्थल था, और काम था एक सटीक जाल बनाने का। मेरी आंखें शयनकक्ष में। मैं एक निवासी के रूप में नहीं, बल्कि एक निरीक्षक के रूप में था। मैंने कोणों और दृष्टिकोणों पर विचार किया। मेरा लक्ष्य बिस्तर के पास का रात का स्टैंड था। प्रवेश का बिंदु दरवाजा था। चिराग चुप रहेगा, वह गलियारे की मंद रोशनी या अपने फोन की रोशनी का उपयोग करेगा। मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए था जो स्पष्ट, ऊंचा और पूरी तरह से संदेह से परे हो। मेरी नजर ऊपर गई और धुआं डिटेक्टर पर ठहर गई, जो छत पर एक साधारण सफेद डिस्क थी। यह एकदम सही था। कोई भी धुएं के डिटेक्टर को नहीं देखता। इसे अनदेखा करने के लिए डिजाइन किया गया है, न जब तक यह चिल्लाता नहीं है। मैंने जल्दी नहीं की। मैं अपने गैरेज में गया, जहां मैं पुराने घड़ियों को ठीक करता था और फर्नीचर पर काम करता था। मैंने अपने औजार इकट्ठा किए और उन्हें अपने बिस्तर पर एक मुलायम कपड़े पर सावधानी से रखा। यह कोई जंग लगा पेचकस नहीं था, बल्कि मेरा सटीक औजार सेट था, जिसमें आभूषण बनाने वाले पेचकश, एक जोड़ी नाजुक चिमटी, एक वेरिएबल स्पीड ड्रेमेल और एक जोड़ीदार स्ट्रिपर्स शामिल थे। ये एक कारीगर के औजार थे और मेरे अपने हाथों का विस्तार थे। मैंने धुएं के डिटेक्टर के नीचे एक छोटा मजबूत सीढ़ी रखा। जब मैं चढ़ा तो मेरी हरकतें धीमी थीं, लेकिन वे एक कमजोर बूढ़े आदमी की नहीं थीं। वे उन लोगों की सोच समझकर की गई हरकतें थीं, जिन्होंने अपनी जिंदगी ऊंचाइयों का सम्मान करना और औजारों को संभालना सीखा है। मेरे हाथों में कोई कंपन नहीं था जब मैंने सावधानी से डिटेक्टर का कवर खोला। अंदर एक साधारण सर्किट बोर्ड और एक 9V बैटरी कनेक्शन था। शौकिया लोग एक बैटरी से चलने वाला कैमरा छुपाने की कोशिश करते, जो कुछ घंटों में मर जाता। लेकिन यह मेरा योजना नहीं थी। मैंने एक ऐसा कैमरा चुना था जिसे कम वोल्टेज पावर स्रोत में जोड़ा जा सकता था। चिमटी का उपयोग करते हुए मैंने मौजूदा वायरिंग को धीरे धीरे डिस्कनेक्ट किया। मेरे हाथ, जो कठिन श्रम के जीवन से झुर्रियों और घावों से भरे थे, छोटे और नाजुक घटकों के साथ काम करते समय आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले थे। मैंने सबसे छोटे ड्रिल बिट का चयन किया और ड्रेमेल की शांत गूंज के साथ प्लास्टिक के आवरण में एक एकल, सही केंद्रित छिद्र बनाया, जो पेंसिल की नोक के बराबर था। यह फर्श से अदृश्य था। फिर आया नाजुक हिस्सा। मैंने कैमरे के छोटे तारों को आवरण के माध्यम से डाला और उन्हें सीधे डिटेक्टर के पावर लीड में जोड़ा। यह एक सरल ट्रिक थी, जो किसी को भी बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स समझने वाले के लिए आसान थी। अब कैमरे को एक निरंतर, अविरल पावर सप्लाई मिलेगी। यह कभी भी बैटरी खत्म नहीं करेगा। यह एक मौन, बेखौफ आंख थी जो तब तक देखती और इंतजार करती रहेगी जब तक मुझे इसकी जरूरत थी। मैंने छोटे कैमरे के लेंस को मैंने जो छिद्र बनाया था,
उसमें फिट किया। यह प्लास्टिक के साथ समतल बैठा, जो एक छोटे मोल्डिंग दोष से भिन्न नहीं था। इसे बंद करने से पहले मैंने अपने फोन को निकाला और इसे कैमरे के सुरक्षित एन्क्रिप्टेड फीड के साथ समन्वयित किया। स्क्रीन जीवंत हो गई, जो मुझे मेरे अपने शयन कक्ष को भगवान की नजर से दिखा रही थी। छवि स्पष्ट थी। मैं अपने रात के स्टैंड पर लकड़ी की अनाज, उस पर रखी किताब का शीर्षक और मेरे बिस्तर पर की रजाई की बुनाई देख सकता था। मैं सीढ़ी से नीचे उतरा और उस रास्ते पर चलने लगा जिसे चिराग दरवाजे से रात के स्टैंड तक ले जाएगा। मैंने स्क्रीन पर खुद को देखा। कोई अंधी जगह नहीं थी। दृष्टिकोण एकदम सही था। यह सब कुछ कैद करेगा। परीक्षण पूरा होने के बाद मैंने एक अंतिम बार सीढ़ी चढ़ी और सावधानी से कवर को वापस जगह पर घुमाया। यह एक हल्की आवाज के साथ बंद हुआ। मैंने पीछे हटकर ऊपर देखा। यह फिर से बस एक धुएं का डिटेक्टर था, एक साधारण आवश्यक वस्तु जो चुपचाप छत से लटक रही थी। लेकिन अब यह मेरा गवाह था। यह मेरी सत्यता का डिटेक्टर था। मैंने अपने औजारों को साफ किया। कोई धूल नहीं, कोई बेतरतीब तार नहीं, मेरे काम का कोई सबूत नहीं। शयनकक्ष पहले की तरह ही था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। यह अब केवल अतीत का आश्रय नहीं था। यह अब एक दुर्ग था जो पेशेंटली घेराबंदी की प्रतीक्षा कर रहा था। अगली सुबह मैंने आरामदायक पतलून और पोलो शर्ट नहीं पहनी। मैंने गहरे ग्रे रंग का सूट, एक साफ सफेद शर्ट और एक टाई पहन रखी थी जो आमना ने हमारी 40वीं वर्षगांठ पर मुझे दी थी। आज मैं अपने घर में घूमने वाला आदमी नहीं था। मैं जेफरसन कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन था और मैं एक व्यापार बैठक के लिए जा रहा था। शहर के केंद्र में अटलांटा ट्रस्ट बैंक की मुख्य शाखा की ओर ड्राइव करते समय भारी खामोशी थी। हर ट्रैफिक लाइट, हर मोड़ एक विचार का क्षण था। मैं अपने जीवन के समय के कैप्सूल को आमना के साथ खोलने जा रहा था, केवल इसे उस लालच से बचाने के लिए जो अब मेरे परिवार को संक्रमित कर चुकी थी। यह एक आवश्यक अशुद्धता थी और इसका बोझ मेरे कंधों पर था। मैं मुख्य लाइन में नहीं रुका। मुझे शाखा प्रबंधक जेम्स पीटरसन से अपॉइंटमेंट था। वह अपने 40 के दशक में एक आदमी था जो तेज सूट और सम्मानजनक व्यवहार के साथ था। मैं उसे तब से जानता था जब वह एक युवा टेलर था और मैंने उसे सीढ़ी चढ़ते देखा था। उसने अपने कार्यालय के दरवाजे पर मुझे एक मजबूत वो शव के साथ स्वागत किया। सलीम, आपको देखकर अच्छा लगा, लेकिन परिस्थितियों के लिए खेद है, उसने गंभीर भाव से कहा। डेविड हेज ने मुझसे कल बात की। आपको एक संवेदनशील मामले में हमारी पूरी गोपनीयता और सहायता की आवश्यकता थी। इसे पूरा किया गया। जो भी आपको चाहिए, हम यहां आपकी सहायता के लिए हैं। धन्यवाद जेम्स, मैं इसकी सराहना करता हूं। आप नहीं जानते, हमारे बीच एक अनकही समझ थी। ऐसे शहर में जैसे कि दिल्ली, एक आदमी जैसे मैं 50 वर्षों में बिना आपसी सम्मान का नेटवर्क बनाए अपनी प्रतिष्ठा नहीं बना सकता। जेम्स को पता था कि मैं नाटक या हल्कापन करने वाला आदमी नहीं हूं। अगर मैं यहां अपने वकील के साथ हूं तो मामला गंभीर है। एक बैंक कर्मचारी मुझे चुपचाप तिजोरी की ओर ले गया। बड़ी गोलाकार स्टील की दरवाजे जो दर्पण की तरह चमक रही थी, लगभग चुपचाप खुल गई। हम तिजोरी की ठंडी शांत हवा में चले गए। एक ऐसा कमरा जो पुरानी कागज और ठंडी स्टील की गंध से भरा था। यह रहस्यों और भाग्य का पुस्तकालय था जिसमें हजारों अज्ञात धातु के बक्से थे। मुझे एक छोटे निजी देखने के कमरे में ले जाया गया और एक पल बाद कर्मचारी लौटा। उसके हाथ में 347 नंबर का लंबा, भारी सुरक्षित जमा बॉक्स था। मेरा बॉक्स। उसने इसे मेज पर रखा और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने लंबे समय तक बॉक्स को देखा। यह स्पर्श करने में ठंडा था। मैंने और रोज ने इस खाते को खोला था जब मेरे व्यवसाय ने आखिरकार स्थिर लाभ कमाना शुरू किया था। हम ठीक इसी तरह के कमरे में बैठे थे। हमारे हाथ थोड़े कांप रहे थे जब हमने पहले स्टॉक प्रमाण पत्र को अंदर रखा था, जो हमारे भविष्य का प्रमाण था, जिसे हमने मुश्किल से सपने में देखा था। गहरी सांस लेते हुए मैंने चाबी डाली और घुमाई। ताले की आवाज एक तेज धातु की आवाज के साथ खुल गई। मैंने भारी ढक्कन उठाया। मनीला लिफाफों और मुड़े हुए दस्तावेजों के ढेर के ऊपर आमना की एक छोटी धुंधली तस्वीर थी, उसकी 5वीं जन्मदिन की पार्टी में। उसके गाल पर चॉकलेट का धब्बा और उसके सिर पर एक कागज की ताज।
एक यादों की लहर मुझ पर आई, इतनी शक्तिशाली कि यह लगभग मुझे गिरा देती। दर्द तेज और वास्तविक था। यह बॉक्स केवल संपत्तियों का संग्रह नहीं था, यह मेरे जीवन के उद्देश्य का भौतिक प्रतिनिधित्व था, मेरे परिवार के लिए सुरक्षा और अवसर का एक संसार बनाने का। लेकिन भावुकता के लिए कोई समय नहीं था। मैं एक इंजीनियर की तरह दक्षता से काम कर रहा था, जिसके पास समय सीमा थी। मैंने हर दस्तावेज को सावधानी से उठाया। उन कंपनियों के स्टॉक प्रमाण पत्र जिनमें मैंने दशकों पहले निवेश किया था, 3 संपत्तियों के मूल नोटरीकृत दस्तावेज, जिसमें वह जमीन भी शामिल थी जिस पर मेरा अपना घर खड़ा था, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड एक ताजा लिफाफे में, मेरी सेना की छुट्टी के पेपर, रोज की वसीयत, मेरा जीवन का काम, जोखिम और पुरस्कार का एक ठोस इतिहास मेरे सामने मेज पर था। मैंने उन्हें एक साफ ढेर में सजा दिया। फिर मैंने अपनी ब्रीफकेस से नए बॉक्स के लिए सामान और डेविड हेज द्वारा मेरे लिए तैयार किया गया एक मोटा लिफाफा निकाला। मैंने उस नए सुरक्षित जमा बॉक्स को लिया जो मेरे लिए लाया गया था और इसे भरना शुरू किया। मैंने पुराने बॉक्स से हर महत्वपूर्ण दस्तावेज को नए में डाला। यह अब किला था। अब यह खजाना एक नए असुरक्षित स्थान पर जेफरसन परिवार ट्रस्ट के नाम पर था। जब मैं समाप्त हुआ तो मेरे पास पुराना बॉक्स नंबर 337 रह गया। यह अब खाली था, केवल मेरी बेटी की धुंधली तस्वीर को छोड़कर। मैंने तस्वीर को उठाया, एक आखिरी बार उसे देखा और इसे अपने सूट की जेब में रख लिया, अपने दिल के करीब। यह जाल में नहीं रहना चाहिए था। फिर मैंने मोटे लिफाफे को उठाया जो चिराग मिलर के नामित था और इसे अब खाली धातु के बॉक्स के बीच में रख दिया। यह वहां पड़ा था, अकेला और महत्वपूर्ण। यह एक बम था, एक लालची हाथ का इंतजार कर रहा था जो इसे सक्रिय कर सके। मैंने ढक्कन बंद कर दिया। ताले की क्लिक एक अंतिम अपरिवर्तनीय निर्णय की तरह सुनाई दी। मैंने देखने के कमरे से बाहर निकला और दोनों बॉक्स को कर्मचारी को वापस कर दिया। श्री पीटरसन के कार्यालय में उन्होंने नए खाते के लिए कागजात पर हस्ताक्षर किए। मैंने नई चाबी उनके डेस्क पर खिसकाई। जेम्स, मैंने कहा, कृपया इसे मुख्य बैंक तिजोरी में रखें। केवल आपकी उपस्थिति में ही मैं इसे खोल सकता हूं। बिल्कुल सलीम, उन्होंने कहा, चाबी को 1 नंबर वाले लिफाफे में सुरक्षित करते हुए। मैं उठकर चला गया। पुरानी चाबी, जाल की चाबी, अब मेरी जेब में भारी और अजीब लग रही थी। दरवाजे पर मैंने मुड़कर कहा, आपकी गोपनीयता के लिए धन्यवाद जेम्स। उन्होंने मेरी आंखों में सीधे देखा। उनकी अभिव्यक्ति अडिग थी। आप इस समुदाय के 50 वर्षों से एक स्तंभ रहे हैं सलीम। हम अपने लोगों की रक्षा करते हैं। जब मैं बैंक से बाहर निकला और दिल्ली की तेज धूप में आया तो मुझे राहत नहीं मिली। मुझे एक गंभीर ठोस उपलब्धि का एहसास हुआ। भौतिक जाल स्थापित था, चारा तैयार था। मेरे शयन कक्ष में मौन गवाह देख रहा था। अब इंतजार शुरू होगा। मैं बैंक के देखने के कमरे में ठंडे, निष्प्रभावी सन्नाटे में काम कर रहा था। किला जो मैं बना रहा था अपनी अंतिम आकृति ले रहा था। अपने जीवन के काम की सच्ची विरासत को एक नए, छूने से परे तिजोरी में सुरक्षित करके मेरा ध्यान पुराने बॉक्स नंबर 347 की ओर मुड़ गया। यह मेरे सामने मेज पर था, खाली और खोखला, एक धातु का खोल नए विषैले उद्देश्य के लिए इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी चमड़े की ब्रीफकेस से एक मोटा मनीला लिफाफा निकाला। यह वह नहीं था जो डेविड हेज ने तैयार किया था। यह वही था जिसे मैंने घटनाओं को एक अंतिम व्यक्तिगत स्पर्श देने के लिए खुद को तैयार किया। एक अलग फोल्डर से मैंने दस्तावेज निकाले। ये पुराने पीले कागज और फीके स्याही के साथ असली नहीं थे। मैं कभी भी उन्हें खतरे में नहीं डालता। ये ताज़ा, उच्च गुणवत्ता की प्रतियां थीं जो कानूनी फाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। काले स्याही की छाप साफ सफेद कागज पर थी। मैंने उन्हें ठंडी धातु की मेज पर रख दिया जो विश्वासघात की एक कालक्रम में छपी हुई थी। पहला दस्तावेज 1975 का भूमि अनुबंध था। नीचे के नाम दिन के उजाले की तरह स्पष्ट थे, सलीम खान, रॉबर्ट मिलर। इतने सालों बाद भी मेरा नाम उसके नाम के पास देखकर एक हल्का, ठंडा एहसास हुआ।
दो सैनिक, दो भाई, दो साथी, जिनका बंधन लालच के सार्वभौमिक एसिड से टूट चुका था। दूसरा दस्तावेज 1978 का न्यायालय का निर्णय था। पन्ने दर पन्ने कानूनी भाषा थी जो एक साधारण क्रूर सत्य में संकुचित होती थी। रॉबर्ट मिलर ने मुझे सौदे से बाहर करने के प्रयास में धोखाधड़ी की थी, और इसके परिणाम स्वरूप अदालत ने मुझे भूमि का एकमात्र और निर्विवाद मालिक घोषित किया था। यह एक ऐसी जीत की कहानी थी जो हमेशा एक घाव की तरह महसूस होती थी। ये दस्तावेज तथ्य थे, ये इतिहास थे, लेकिन इनमें आत्मा की कमी थी। जाल का अंतिम टुकड़ा व्यक्तिगत होना था। मैंने अपने सूट जैकेट की अंदर की जेब से एक भारी क्रीम रंग का पत्रिका का एक कागज निकाला और अपनी पुरानी फाउंटेन पेन, जिसे रोज ने मुझे के मेरे कार्यालय की शुरुआत पर दी थी। पेन मेरे हाथ में ठंडा और परिचित लगा। इसकी निब पूरी तरह से घिसी हुई थी, कागज पर एक नरम खड़खड़ाहट के साथ चल रही थी, जो कमरे में एकमात्र आवाज थी। मेरा हाथ से लिखा हुआ हमेशा की तरह था, एक इंजीनियर का साफ सटीक ब्लॉक अक्षर। हर अक्षर ध्यान और इरादे के साथ बनाया गया था। मैंने केवल कुछ छोटे वाक्य लिखे। मुझे यह कहने के लिए लंबे पत्र की आवश्यकता नहीं थी कि क्या कहना था। मैंने हर शब्द को एक विध्वंसक विशेषज्ञ की तरह सावधानी से चुना। जब मैं समाप्त हुआ तो मैंने एक बार नोट को पढ़ा। मेरा चेहरा निष्क्रिय। फिर मैंने भारी कागज को तेज मोड़ के साथ आधा फोल्ड किया। मैंने नोट को लिफाफे के अंदर रखा, इसे कानूनी दस्तावेजों के ऊपर रखा। मैंने इसे सील कर दिया, मजबूती से दबाते हुए, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसे केवल इसके लक्षित प्राप्तकर्ता द्वारा खोला जाना था। मैंने एक आखिरी बार अपनी पेन उठाई और लिफाफे के सामने चिराग मिलर के लिए उसी स्पष्ट, मजबूत अक्षरों में लिखा। फिर मैंने बंद लिफाफे को ठंडी, खाली, सुरक्षित जमा बॉक्स के बीच में रख दिया। यह वहां छोटा और हानिरहित लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि यह किसी भी डायनामाइट से अधिक विस्फोटक सत्य से भरा हुआ था। मैंने भारी ढक्कन बंद कर दिया। ताले की धात्विक क्लिक चुप कमरे में गूंज उठी, जो पूर्णता की ध्वनि थी। जाल अब पूरा हो चुका था। 3 रातों तक मैंने इंतजार किया। जाल बिछ चुका था। घर शांत था और मेरे शयन कक्ष में चुप्पी ने अपनी चौकसी रखी थी। मैं अपने बिस्तर में लेटा सोने का नाटक करता रहा, जबकि अपने फोन पर कैमरे से लाइव फीड देखता रहा। स्क्रीन मेरी चादर के नीचे छिपी हुई थी। मैंने अपने खाली कमरे में परछाइयों को लंबा और छोटा होते देखा। मैंने चांदनी में धूल के कणों को नाचते देखा। यह इंतजार एक अनोखी यातना थी, एक धीमी जलती हुई तनाव जो हर बीतते घंटे के साथ मेरे सीने में कसती जा रही थी। मुझे पता था कि वह आएगा। लालच एक असहनशील भावना है। चौथी रात यह हुआ। सुबह 2:11 बजे, जब नींद सबसे गहरी होती है, मेरे फोन की स्क्रीन पर एक परिवर्तन दिखा। एक पतली रोशनी की रेखा दिखाई दी। जैसे ही मेरे शयनकक्ष का दरवाजा धीरे धीरे खुला, एक आकृति अंदर आई जो हॉलवे की धुंधली रोशनी के खिलाफ छाया में थी। यही था। स्क्रीन पर मेरे दृष्टिकोण से मैंने उसे दरवाजे के पास 1 मिनट तक स्थिर खड़ा देखा। मैं अपनी ही धीमी, स्थिर सांसों की आवाज की कल्पना कर सकता था, एक सोने का प्रदर्शन जिसे मैंने अभ्यास किया था। संतुष्ट होकर वह कमरे में चला गया। उसने टॉर्च का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने फोन की कमजोर, डरावनी रोशनी का उपयोग किया। यह उसके चेहरे पर अजीब नाचती हुई परछाइयां डाल रहा था, उसे नीचे से रोशन कर रहा था। कैमरा अपनी स्पष्ट रात की दृष्टि के साथ उसे पूरी तरह से देख रहा था। यह उसके माथे पर पसीने की हल्की चमक को देख रहा था। यह उसकी आंखों में डर और संकल्प के मिश्रण को देख रहा था। वह एक चोर की कुशल चुप्पी से चल रहा था। उसके कदम पुराने लकड़ी के फर्श पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। वह नाइट स्टैंड तक पहुंचा। मेरा नाइट स्टैंड, जिसे मैंने रोज के साथ हमारी शादी के पहले साल में बनाया था। कैमरा उसके हाथ में थोड़ी झिझक को रिकॉर्ड करता है जैसे ही वह दराज के खींचने के लिए बढ़ता है। उसने बिस्तर में बड़े गद्दे पर एक त्वरित नर्वस नजर डाली, जहां उसे लगा कि मैं शांति से सो रहा हूं। फिर अनंत धीमेपन के साथ उसने दराज को खोला। पुरानी लकड़ी ने एक हल्का कराहने की आवाज पैदा की, जो कमरे की चुप्पी में उसके लिए एक चीख की तरह सुनाई दी। वह ठिठक गया,
लेकिन मैंने कोई हलचल नहीं की। कैमरा दराज के अंदर एक स्पष्ट, बिना रुकावट वाला दृश्य प्रदान करता था। उसने अपने फोन को कोण में रखा। अंदर देखने पर उसकी नजर तुरंत वहां पड़े दो सामानों पर टिक गई। एक चमकदार चाबी जो सुरक्षित जमा बॉक्स की थी, और उसके बगल में मेरे पुराने डॉग टैग का धुंधला, जंग लगा हुआ धातु। उसने अपनी उंगलियों को अंदर बढ़ाया, दोनों को थामते हुए। उसने उन्हें हल्की रोशनी में उठाया। कैमरा इतना स्पष्ट था कि मैं चाबी की सतह पर उसके फोन की स्क्रीन का प्रतिबिंब देख सकता था। और फिर वह क्षण आया जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। उसने डॉग टैग्स को देखा। मैंने उसके चेहरे को देखा, उस आदमी का जिसने मेरी इकलौती बेटी से शादी की थी। जैसे उसने जो देखा उसे समझने की कोशिश की। मैंने देखा कि उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ गईं, जैसे उसने पहला नाम पढ़ा, सलीम खान। फिर मैंने देखा कि उसकी नजर दूसरे टैग पर गई, जो मैंने अपने नाम के ठीक नीचे रखा था। कैमरा उस पल को कैद कर लिया जब जानकारी उसके दिमाग में पहुंची। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका जबड़ा ढीला हो गया। उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वासी लालच था, वह अब पूरी तरह से अवाक आश्चर्य के मुखौटे में बदल गया। उसने नाम को चुपचाप पढ़ा। स्क्रीन पर एक मौन शब्द, रॉबर्ट एल मिलर। उसने टैग्स को एक लंबे समय तक घूरा। उसने धातु पर नाम से सोते हुए व्यक्ति की ओर देखा, फिर वापस नाम की ओर। वह एक ऐसा आदमी था जिसका साधारण योजना एक पुराने आदमी के साथ एक अद्वितीय ऐतिहासिक टकराव में आ गई थी। कैमरा बेशक उसके विचारों को रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन उसके चेहरे ने कहानी बता दी। यह भावनाओं का एक तूफान था। वह लालच जिसने उसे यहां लाया था, अब भ्रम की एक ज्वार लहर से लड़ रहा था। यह जटिल नहीं होना चाहिए था। एक लंबे पल के लिए मैंने सोचा कि वह वापस लौट सकता है। मैंने संदेह और डर देखा। वह एक पहेली का एक टुकड़ा थामे हुए था, जिसे वह नहीं जानता था कि वह मौजूद था, और यह उसे असहज कर रहा था। लेकिन फिर मैंने बदलाव देखा। उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसका जबड़ा कस गया। भ्रम को नीचे धकेल दिया गया, उस मजबूत, अधिक प्राचीन प्रवृत्ति द्वारा दबा दिया गया जिसने उसे शुरू से ही प्रेरित किया था। लालच जीत गई। उसने सावधानी से डॉग टैग्स को खुली दराज में वापस रख दिया। अतीत एक रहस्य था जिसे वह हल नहीं कर सकता था, और उसके पास इसके लिए समय नहीं था। लेकिन चाबी चाबी भविष्य थी। यह ठोस थी। यह उसकी समस्याओं का उत्तर था। उसने चाबी को अपनी उंगलियों में लपेटा और उसका हाथ उसकी जेब में चला गया। उसने दराज बंद की, अपने बिस्तर पर एक आखिरी लंबी नजर डाली, और फिर जैसे वह चुपचाप कमरे में आया था, वह बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अंधेरे में लेटा हुआ अपने फोन पर फुटेज को एक बार फिर देख रहा था। मेरे पास था अंतिम निर्विवाद प्रमाण। मेरे दिल में दया नहीं थी, केवल उस जाल की ठंडी, कठोर निश्चितता थी जो अपने लक्षित शिकार द्वारा अब भी अभी सक्रिय किया गया था। अगली सुबह सूरज उगने पर चिराग मिलर को लगा कि यह उसके नए जीवन का पहला दिन है। जैसा कि बाद में मैंने एक टूटी हुई आमना से सीखा, वह एक अलग आदमी था। उस पर महीनों से मंडरा रही तनाव और चिंता की बादल गायब हो गई थी। उसकी जगह एक अजीब विद्युत आत्मविश्वास ने ले ली थी। वह जल्दी उठा, विस्लिंग करते हुए अपने सबसे अच्छे सूट को पहनने लगा। जब आमना रसोई में आई, अपनी आंखों से नींद को रगड़ते हुए, वह पहले ही तैयार था, अपनी टाई को एक शानदार अंदाज में बांधते हुए। आप जल्दी उठ गए, उसने कहा मुस्कुराते हुए, और बहुत हैंडसम लग रहे हैं। डीलरशिप में बड़ा दिन है। उसने पलटा और उसे एक गहरा और नाटकीय चुंबन दिया, जो एक प्यार करने वाले सफल पति का प्रदर्शन था। सबसे बड़ा, उसने कहा, उसकी आवाज ऊर्जा से बजिंग। जानू, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। वह कॉरपोरेट ग्राहक जो शार्लोट से है, जिसे मैं 6 महीने से पकड़ रहा हूं, उसकी सहायक ने अभी फोन किया। वह रात को अचानक आया था और वह इस सुबह मिलना चाहता है ताकि एक बेड़े के सौदे को अंतिम रूप दिया जा सके। यह विशाल है। यह हो सकता है आमना, यह सौदा हो सकता है जो हमारे सभी कर्जों को छुकता कर दे और हमें अच्छे के लिए स्थापित कर दे। झूठ बेहतरीन था। यह विशिष्ट, विश्वसनीय था और हमारे लिए उसकी उम्मीदों और सपनों के अनुरूप था। मैं अपनी बेटी के चेहरे की कल्पना कर सकता हूं। उसकी आंखें गर्व और राहत से चमक रही थीं। ओह,
चिराग, यह अद्भुत है। मुझे पता था कि तुम ऐसा कर सकते हो। वह उसकी सबसे बड़ी समर्थक, उसकी सबसे वफादार विश्वासकर्ता थी, और उसने उस खूबसूरत विश्वासपूर्ण दिल का इस्तेमाल अपने अपराधों के लिए एक ढाल के रूप में किया। जब वह उसे एक उत्सव की कॉफी बनाने में व्यस्त थी, उसने अपना ब्रीफकेस उठाया, बॉक्स 347 की चाबी, जो अब एक आंतरिक जेब में सुरक्षित थी। उसने दरवाजे पर उसे एक आखिरी चुंबन दिया। मुझे शुभकामनाएं दो, उसने कहा। तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, उसने जवाब दिया मुस्कुराते हुए। तुम एक सितारा हो। जब वह अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला और उजाले की सुबह में चला गया, उसे अदृश्य महसूस होना चाहिए था। मैं उसे अपने मन की आंखों में देख सकता हूं, उसके चमकदार महंगे गाड़ी की ओर बढ़ते हुए, जो शायद वह महीनों से भुगतान में पीछे था। जब वह अटलांटा की सड़कों पर चला तो शहर उसे उसकी साम्राज्य की तरह लग रहा था। वह ब्रह्मांड का स्वामी था। उसने पुराने आदमी को मात दी थी। उसने एक अवसर देखा था और उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया था। वह शायद पहले से ही अपने दिमाग में पैसे खर्च कर रहा था, उन लेनदारों के चेहरों की कल्पना कर रहा था जिन्होंने सलीम खान अपने कर्ज से बाहर नहीं निकल रहा था, बल्कि वह उस दुनिया से प्रतिशोध ले रहा था जिसने उसे कभी कमतर आंका था। उसे शायद मुझ पर एक तरह की संजीदा दया महसूस होती थी। बेचारा सलीम, एक पुराने समय का अवशेष, इतना भावुक और इतना धीमा कि आधुनिक दुनिया को समझ नहीं पा रहा था। उसे यह नहीं पता था कि जिस अतीत को वह इतनी सरलता से नकार रहा था, वह जल्द ही उठकर उसे पूरी तरह निगलने वाली है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपने राज तिलक के लिए जा रहा हो। उसे यह नहीं पता था कि वह एक मेमना है जो बलि की ओर जा रहा है। उसके मन में जो भी आत्मविश्वास था, वह सब एक झूठ था। हर मील जो वह तय कर रहा था, वह एक ऐसे भूल भुलैया की ओर बढ़ रहा था जो केवल उसके लिए तैयार की गई थी। जो संगीत वह अपने स्पीकर से चला रहा था, वह उसकी अपनी बर्बादी का साउंड ट्रैक था। आखिरकार सलीम ने अटलांटा ट्रस्ट बैंक के सामने अपनी गाड़ी रोकी, जिसकी पत्थर की दीवारें और ऊंचे खंभे सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। यह पैसे और शक्ति का एक मंदिर था, और उसे ऐसा लग रहा था कि वह अंततः अंदर जाने और अपने आधिकारिक स्थान पर बैठने के लिए तैयार है। उसने रियरव्यू मिरर में अपने प्रतिबिंब को देखा, अपनी टाई को ठीक किया और अपने बालों को सहेजा। उसने अपना चेहरा एक शांत, आत्मविश्वास से भरे, धनी व्यक्ति के रूप में सजाया। वह व्यक्ति जो इस जगह का हकदार था। वह कार से बाहर निकला और भव्य कांस्य द्वारों की ओर एक निश्चित कदम से बढ़ा। वह कोई चोर नहीं था जो छायाओं में छिपा हो। वह चिराग था, एक उभरता हुआ आदमी जो अपने भाग्य का दावा करने वाला था। वह उस बैंक में इस विश्वास के साथ चला गया कि वह अटलांटा का सबसे बुद्धिमान आदमी है। उसे यह जानने वाला था कि वह सबसे बड़े तरीके से गलत था। उसने उन भारी कांस्य द्वारों को धकेला और अटलांटा ट्रस्ट बैंक के ठंडे संगमरमर के पवित्र स्थान में कदम रखा। मैं उसे एक पल के लिए ठहरते हुए कल्पना कर सकता हूं, पुराने धन और शांत शक्ति के वातावरण को अपने ऊपर छाने देते हुए। उसके लिए यह एक व्यापार का स्थान नहीं था, बल्कि यह फिनिश लाइन थी। लॉबी में सन्नाटा था। केवल कीबोर्ड की हल्की आवाजें और दूर से फोन की मध्यम रिंग सुनाई दे रही थी। उसने पॉलिश किए गए फर्श पर कदम रखा। उसके महंगे जूतों की आवाज एक आत्मविश्वास के साथ गूंज रही थी जो वास्तव में उसके पास नहीं थी, और वह लाइन में अपनी जगह ले ली। वह वहां रहने वाले एक व्यक्ति की तरह दिख रहा था। जब वह टेलर की खिड़की पर पहुंचा तो उसने एक आकर्षक, सहज मुस्कान दी। यह वही मुस्कान थी जिसका उसने कारें बेचने के लिए इस्तेमाल किया था, वही जिसने मेरी बेटी का दिल जीता था। नमस्ते, उसने कहा। उसकी आवाज मुलायम और मित्रवत थी। मैं यहां सुरक्षित जमा बॉक्स नंबर 307 का उपयोग करने आया हूं। उसने काउंटर पर चाबी रखी, जिससे एक हल्की ध्वनि हुई। टेलर, एक पेशेवर महिला, ने तटस्थ भाव से चाबी ली। बिल्कुल सर, क्या मैं आपका आईडी देख सकती हूं? चिराग ने अपना ड्राइवर का लाइसेंस काउंटर पर रखा। बिल्कुल, चिराग। मैं इस दृश्य की कल्पना कर सकता हूं जब टेलर ने अपने कंप्यूटर में जानकारी टाइप की। उसकी विनम्र मुस्कान कभी नहीं डगमगाई, लेकिन उसकी आंखों ने खाता पर झंडा देखा होगा, प्रबंधक से एक नोट। बस एक क्षण सर,
वह कह सकती थी। इस बॉक्स का प्राथमिक नाम जेफरसन है। मूल सह हस्ताक्षरकर्ता एक रॉबर्ट मिलर थे। चिराग इसके लिए तैयार था। उसने थोड़ी सी झुककर अपने स्वर को नीचे करते हुए कहा, सही कहा। रॉबर्ट मिलर मेरे दादा थे। सलीस जेफरसन मेरे ससुर हैं। वह उम्रदराज हो रहे हैं और आज ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लाने के लिए आऊं। यह झूठ एक विश्वसनीय पारिवारिक कर्तव्य की कहानी में लिपटा हुआ था। टेलर ने बस सिर हिलाया। मैं समझती हूं सर, चूंकि यह एक थोड़ा असामान्य एक्सेस अनुरोध है, मुझे बस शाखा प्रबंधक को आपकी सहायता के लिए बुलाना होगा। कृपया बैठें, यह केवल एक पल का काम होगा। एक पल के लिए चिराग के चेहरे पर घबराहट की झलक आ गई। प्रबंधक, क्या यह एक जटिलता थी? लेकिन डर जड़ पकड़ने से पहले ही श्री जेम्स पीटरसन अपने कार्यालय से बाहर आए। उन्होंने हाथ बढ़ाया और एक पेशेवर स्वागत करने वाली मुस्कान के साथ कहा, श्री मिलर, यह खुशी की बात है। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कृपया इस ओर आइए, हम आपके लिए इसे तुरंत सुलझा देंगे। यह एक वाक्य, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, ने जैसे एक मान्यता की भावना दी। निश्चित रूप से वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो एक महत्वपूर्ण लेन देन संभाल रहा था। उसकी थोड़ी सी घबराहट गायब हो गई और एक नवीनीकृत अहंकार का संचार हुआ। उन्होंने श्री पीटरसन का अनुसरण किया, फिर से आत्मविश्वास में लौट आए। उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। वे लॉबी के पार गए, उनके कदम उच्च छत में गूंज रहे थे। उन्होंने भारी लोहा के गेट से होकर गुजरे और खुद वॉल्ट के सामने खड़े हुए। दरवाजा एक शानदार चीज थी, 1 फुट के पॉलिश स्टील और जटिल ताले के तंत्र के साथ। चिराग के लिए यह उसके सपनों का द्वार था। एक श्रृंखला में शांत, शक्तिशाली क्लिक के साथ श्री पीटरसन और एक अन्य कर्मचारी ने विशाल दरवाजा खोला। चिराग ने वॉल्ट की ठंडी, वातानुकूलित हवा में कदम रखा। यहां की चुप्पी अलग थी। यह पूर्ण थी, ऐसी चुप्पी जो सभी ध्वनियों को अवशोषित कर लेती थी। दीवारों पर समान संख्या वाले धातु के बक्सों की पंक्तियां थीं, शहर की छिपी धन का एक मौन प्रमाण। एक कर्मचारी ने एक साफ सुथरे यूनिफॉर्म में चाबी ली, एक रजिस्टर की जांच की और एक और बढ़ा। सलीम खान ने गलियारे में कदम रखा। एक हल्की धातुई खड़खड़ाहट हुई जब उसने बॉक्स 347 को उसके स्थान से निकाला। उसने वह बॉक्स चिराग को सौंप दिया। यह उसके हाथों में भारी महसूस हो रहा था, जैसे किसी संपत्ति का वजन। यह सब उसके सपनों की तरह था। बाईं ओर का पहला देखने का कमरा उपलब्ध है। श्री खान, श्री पेटरसन ने विनम्रता से कहा, आपको जितना समय चाहिए ले सकते हैं। छोटे लकड़ी के पैनल वाला दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया, जिससे उसे पूरी गोपनीयता मिल गई। उसने बॉक्स को चमकदार मेज पर रखा। एक पल के लिए वह बस उसे घूरता रहा। उसकी अपनी छवि चिकनी धातु की सतह पर वापस देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी हथेलियां वो पसीने से तर थीं। यह पल था उसकी योजनाओं का कल्मिनेशन, सभी समस्याओं का समाधान, उसकी असली जिंदगी की शुरुआत। उसने गहरी थकावट भरी सांस ली। हवा में विजय का स्वाद था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और चाबी निकाली। उसका हाथ थोड़ी देर के लिए कांपा जब उसने उसे ताले में डाला। यह सुगमता से, संतोषजनक रूप से चला गया। उसने चाबी को मजबूती से पकड़ा। उसकी अंगुलियों का रंग सफेद हो गया। जो कुछ भी वह चाहता था वह बस एक छोटी सी हरकत दूर था। उसने चुप कमरे में एक आखिरी नजर डाली। उसके होठों पर विजयी मुस्कान थी। फिर उसने चाबी घुमाई। एक तेज निर्णायक क्लिक ने छोटे कमरे में गूंज किया, एक ऐसा आवाज जिसने उसके भाग्य को हमेशा के लिए सील कर दिया। चाबी घुमाने के बाद अंतिम बाधा समाप्त हो गई। मैं उसे उस चुप कमरे में देख सकता हूं। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैली हुई है। यह पल था। उसने भारी स्टील के ढक्कन को उठाया। उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं, उस खजाने पर झपटने के लिए तैयार जो उसकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। और फिर उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा उतर गया। आत्मविश्वास पानी की तरह बह गया। बॉक्स पूरी तरह से खाली था, अपमानजनक रूप से खाली। वहां न तो नकद था, न ही बांड के मोटे लिफाफे, न ही शेयर प्रमाण पत्र। जो उसने देखा वह केवल एक साधारण मैनिला लिफाफा था। एक पल के लिए उसने बस उसे घूरा। उसका मन दृश्य को समझने से इनकार कर रहा था। क्या यह मजाक था?
एक परीक्षा? पैसे कहाँ थे? उसकी उलझन जल्द ही गर्म, निराशाजनक गुस्से में बदल गई। उसने लिफाफा बॉक्स से खींच लिया। अब उसकी हरकतें कठोर और अधीर थीं। शायद यही था, शायद लिफाफा खाता नंबर, किसी छिपे संपत्ति का कागज, असली कुंजी रखता था। उसने उसे बेतरतीबी से खोला, क्लिप की परवाह किए बिना। कुछ कागज की चादरें चमकदार मेज पर गिर गईं। उसने पहले वाले को पकड़ा। ये 1975 का जमीन का कागज था। उसने उसे देखा, उसकी आंखें उसके दादाजी के नाम रॉबर्ट खान को खोजते हुए। उसने माथा सिकोड़ लिया, सिर हिलाया। ये क्या था? कुछ बेकार पुरानी चीज? दौलत कहाँ थी? उसने उसे फेंक दिया और अगले दस्तावेज को पकड़ा। यह अलग था। यह एक कोर्ट का निर्णय था, कानूनी पाठ से भरा। उसकी आंखें पन्ने पर दौड़ गईं, उन शब्दों पर अटक गईं जो उसके खून को ठंडा कर देते थे, जैसे धोखाधड़ी, अनुबंध का उल्लंघन और फिर अंतिम विनाशकारी वाक्य। उस संपत्ति की एकमात्र स्वामित्व अब दावेदार श्री सलीम खान को दिया जाता है। एक भयानक आतंक उसके चेहरे पर उतरने लगा। उसने पूरी कहानी नहीं समझी, अभी नहीं, लेकिन उसने समझ लिया कि वे कुछ अधिक जटिल और खतरनाक में फंस गया है। फिर उसकी नजर आखिरी दस्तावेज पर पड़ी, एक साधारण क्रीम रंग के स्टेशनरी का एक पन्ना। उसने उसे उठाया, हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसने उन कुछ पंक्तियों को पढ़ा जो उसने उसके लिए लिखी थीं, उन शब्दों को जो उसने इतनी सावधानी से चुने थे। अपनी विरासत की तलाश कर रहे हो बेटा। तुम गलत आदमी को लूट रहे हो और गलत जगह देख रहे हो। तुम्हारे दादाजी की दौलत उसी दिन खो गई थी जब उसने मेरी लूटने की कोशिश की थी। उसका रंग उड़ा गया। उसका चेहरा रोगी, पीला दिखने लगा। दस्तावेज उसके सुन्न अंगुलियों से फिसलकर मेज पर बिखर गए। उसके गले से एक छोटी दबी आवाज निकली। वह पीछे की ओर लुढ़कते हुए कुर्सी में गिर गया। उस एक भयानक क्षण में सब कुछ उसके ऊपर टूट पड़ा। वहां कोई पैसा नहीं था, कभी कोई पैसा नहीं होने वाला था। वह सिर्फ असफल नहीं हुआ था, उसे एक जाल में फंसाया गया था। एक जाल जो उसके लिए, उसके नाम के लिए, उसकी लालच के लिए आधी सदी से इंतजार कर रहा था। वह विजय के कगार पर खड़ा एक मास्टर चोर नहीं था, वह बस एक लंबे पारिवारिक पंक्ति में नवीनतम मूर्ख था। और जैसे ही यह विनाशकारी सच्चाई उसके भीतर बसने लगी, देखने के कमरे का दरवाजा बिना दस्तक के खुल गया। श्री पेटरसन, बैंक के प्रबंधक, दरवाजे पर खड़े थे। वह अब मुस्कुरा नहीं रहे थे। उनका चेहरा गंभीर, पेशेवर अधिकार का एक मुखौटा था। उनके पीछे दरवाजे पर 2 सुरक्षाकर्मी खड़े थे। श्री पेटरसन की आवाज शांत थी, लेकिन यह चुप्पी को एक बर्फ के टुकड़े की तरह काटती थी। श्री खान, आपके इस खाते तक पहुंचने के प्रयास में एक गंभीर असमानता प्रतीत होती है। मुझे डर है कि आपको हमारे साथ आना होगा। उस शाम मेरी बैठक, जो आमतौर पर गर्मी और आराम का स्थान होती थी, बैंक के तिजोरी की तरह ठंडी और बंजर लग रही थी। हवा शयनकक्ष में अनकही बातें तैर रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सांस लेना भी कठिन हो रहा हो। मैंने उन्हें 1 घंटे पहले बुलाया था। फोन पर मेरी आवाज शांत, संयमित और दृढ़ थी। मैंने आमना से कहा, मुझे और चिराग को तुरंत घर आना है। एक गंभीर पारिवारिक मुद्दा है जिसे हमें चर्चा करनी है। मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और उसके चिंतित सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। जब वे आए तो उनके बीच का अंतर भयानक था। मेरी बेटी आमना पहले आई। उसके चेहरे पर चिंता और भ्रम की छाया थी। उसकी आंखें मुझ पर और उसके पति पर तेजी से घूम रही थीं। पापा, क्या हो रहा है? उसने थोड़ी कांपती आवाज में पूछा। चिराग ने बताया कि बैंक में कुछ भयानक गलतफहमी हो गई है। वह बहुत परेशान है। कृपया, यह क्या है? क्या हम इसे बस बात करके सुलझा नहीं सकते? वह शांतिदूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरार को समझने के लिए वह नहीं जानती थी कि यह कितना गहरा है। चिराग उसके पीछे आया, जैसे कोई अपने ही फांसी के लिए ले जाया जा रहा हो। उसकी आत्मविश्वास भरी चाल गायब हो चुकी थी। महंगा सूट अब एक टूटे हुए पुतले पर दिख रहा था। उसका चेहरा पीला था, कंधे हार मान चुके थे। वह मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसकी आंखें फर्श पर थीं, जैसे वह एक गड्ढा खोज रहा हो जिसमें वह समा जाए। उसने एक शब्द नहीं कहा, बस सबसे दूर की कुर्सी पर बैठ गया। एक चुप,
खोखले आदमी की तरह जो सुबह बैंक में आत्मविश्वास से गया था। उसकी चुप्पी उसकी आत्म स्वीकृति थी। मैंने उस चुप्पी को बढ़ने दिया, उन्हें महसूस करने दिया कि पल का पूरा वजन क्या है। मैंने आमना के चिंतित सवालों को अनुत्तरित हवा में लटका दिया। मैं चाहता था कि वे पहले वार के गिरने से पहले उस पल का पूरा बोझ महसूस करें। कमरे में केवल एक ध्वनि थी, कोने में रखे पुराने दादाजी की घड़ी की धीमी तालबद्ध टिक टिक। यह ध्वनि मेरे जीवन के शांत क्षणों को मापती रही है। आज रात यह एक विस्फोट की उल्टी गिनती जैसी लग रही थी। पापा, कृपया, आमना ने धीरे से कहा। उसकी हाथ चिराग की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। आप मुझे डरा रहे हैं? ऐसा मत करें। मैंने आखिरकार उसे देखा। मेरी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन मेरा दिल उसके लिए होने वाले दर्द के लिए टूट रहा था। यह एक आवश्यक दर्द था, सर्जन के चाकू का तेज साफ दर्द, जो जीवन को बचाने के लिए है, न कि उसे चोट पहुंचाने के लिए। मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा बच्ची, मैंने कहा। मेरी आवाज धीमी और ठंडी थी। मैं तुम्हें सच दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम देखो और सुनो, फिर हम बात कर सकते हैं। मैंने अपने पास रखी टीवी का रिमोट उठाया। यह छोटा प्लास्टिक का सामान मेरे हाथ में असामान्य रूप से भारी लग रहा था। यह अंतिम ताले की कुंजी था, अंतिम कार्य के लिए ट्रिगर। चिराग ने टीवी की काली स्क्रीन की ओर देखा। उसकी आंखों में पशु भय की एक झलक थी। उसे पता था कि क्या आने वाला है। आमना बस मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर भ्रमित मासूमियत की छाया थी। मैंने रिमोट को निशाना बनाते हुए एक हल्की क्लिक के साथ स्क्रीन को जीवंत किया। स्क्रीन ने जीवन प्राप्त किया, न कि किसी समाचार चैनल या फिल्म के साथ, बल्कि एक अजीब उच्च कोण की काली और सफेद छवि के साथ। कमरे में अंधेरा था, केवल खिड़की से आती हल्की चांदनी से रोशन। आमना ने स्क्रीन पर झुकते हुए कहा, पापा, यह क्या है? क्या यह कोई पुराना सुरक्षा टेप है? चिराग ने कुछ नहीं कहा। वह अपनी कुर्सी में सिकुड़ता दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा काला, उसकी आंखें स्क्रीन पर भयभीत आकर्षण से चिपकी हुई थीं। फिर टीवी पर एक दरवाजा बहुत धीमे खुला। मेरे शयनकक्ष का दरवाजा। एक आकृति अंदर स्लिप्ड हुई। यह तो आपका कमरा है, आमना ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। उसने आकृति को पहचाना, वही परिचित कद और चाल। चिराग, तुम क्या कर रहे हो? उसने स्क्रीन से असली चिराग की ओर देखा, जो उसके बगल में ठंडा खड़ा था, एक जीवित पुतला। वह अब भी एक निर्दोष स्पष्टीकरण की तलाश कर रही थी। शायद वह मेरी जांच कर रहा था। शायद उसने अपना फोन चार्जर भूल दिया। उसकी सोच उस आदमी की छवि पर लटकी हुई थी, जिसका उसने सोचा था कि वह शादी कर चुकी है। स्क्रीन पर उसका पति चुपचाप चल रहा था, ऐसा चुप्पा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह रात की मेज की ओर बढ़ रहा था। मैंने अपनी बेटी के चेहरे को देखा। मैंने देखा कि उसकी सरल स्पष्टीकरण की आशा कब मरने लगी। वह उस पल था जब उसने देखा कि उसका पति चिराग का हाथ धीरे धीरे और जानबूझकर मेरी रात की मेज की दराज को खींचता है। एक छोटी चीख उसकी होठों से निकली। उसका हाथ अपने मुंह पर गया, जैसे वह एक कराह को रोकने की कोशिश कर रही हो। यह एक आदमी का कार्य नहीं था जो अपने ससुर की जांच कर रहा हो। यह तो एक चोर का कार्य था। स्क्रीन पर मौन ग्रेनी आकृति एक पल के लिए उलझती रही, फिर चाबी और डॉग टैग निकालकर बाहर खींची। आमना ने झुककर देखा। उसकी आंखें चौड़ी, वह समझने की कोशिश कर रही थी कि वह क्या देख रही है। स्क्रीन पर चिराग ने टैग को देखा। उसके चेहरे पर भ्रम का एक झिलमिलाता भाव था, यहां तक कि कम गुणवत्ता वाले वीडियो में भी। लेकिन फिर एक ठंडक के साथ उसने चाबी अपनी जेब में डाल ली। एक अपराध साफ और अपरिवर्तनीय रूप से उसके सामने हो चुका था, लेकिन बैठक में एक दिल टूट रहा था। मैंने ठीक उसी पल को देखा जब मेरी बेटी की आंखों में प्यार की चमक एक अकल्पनीय दुख के भाव में बदल गई। वह आदमी जिसके साथ उसने अपना जीवन बनाया, जिस आदमी की उसने कुछ मिनट पहले ही रक्षा की थी, वह आदमी जिसे वह प्यार करती थी, एक झूठा और चोर निकला। यह विश्वासघात इतना गहरा था कि इसमें गुस्से की कोई जगह नहीं थी, बस एक विशाल सुनसान घाटी थी दर्द की।
उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। आंसू उसके गालों पर चुपचाप बहने लगे। यह एक ऐसी गहरी और मौन शोक की भावना थी, जैसे कोई दुनिया खत्म हो रही हो। वह अब स्क्रीन की ओर नहीं देख रही थी। उसकी नजरें एक खाली हवा में किसी दूर के बिंदु पर टिकी थीं, जैसे वह अपने विवाह का पूरा इतिहास देखने की कोशिश कर रही हो। अब इस एक अनावश्यक सच्चाई से दागदार हो चुका था। हर साझा हंसी, हर वादा, हर अंतरंग क्षण अब एक झूठ बन चुका था। टीवी पर चिराग का वीडियो संस्करण चुपचाप दराज बंद कर रहा था और कमरे से बाहर निकल रहा था, उसके अपराध के कोई निशान छोड़ने के बिना, सिवाय उस निंदनीय रिकॉर्ड के। स्क्रीन काली हो गई। कमरे में एकमात्र आवाज दादाजी की घड़ी की टिक टिक थी और मेरी बेटी के चुप, दिल टूटे सॉब्स की आवाज। सबूत प्रस्तुत किया जा चुका था। उसके बाद का मौन किसी भी आरोप से ज्यादा भारी और भयावह था जो मैं कभी भी लगा सकता था। यह मौन मेरी बेटी के टूटी हुई दिल की बर्बादी से भरा था। मैंने स्क्रीन को एक लंबे पल के लिए काला छोड़ दिया, कमरे में मौन को एक भौतिक उपस्थिति बनने दिया। आमना अभी भी रो रही थी, उस दुनिया की चुप, विनाशकारी आंसू के साथ। चिराग एक पत्थर की तरह बैठा था, उसका चेहरा एक खोखली मास्क जैसा था। मैंने अपनी नजरें टीवी से हटाकर अपनी बेटी पर डाल दी और मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, यह गुस्से में नहीं थी, यह शांत, संतुलित और 50 वर्षों के इतिहास के बोझ के बराबर थी, जिसे मैं उतारने वाला था। आमना, मैंने उसे संबोधित करते हुए कहा, लेकिन यह सुनिश्चित करते हुए कि चिराग हर एक शब्द सुने। जो तुमने अभी उस स्क्रीन पर देखा, वह इस कहानी की शुरुआत नहीं है, यह एक कहानी का अंत है। एक कहानी जो तुमसे बहुत पहले, यहां से दूर, एक स्थान पर शुरू हुई थी। मैंने चिराग को सच में देखा उस शाम पहली बार। यह वियतनाम के जंगलों में शुरू हुआ। तुम्हारे दादा रॉबर्ट मिलर और मैं बच्चे थे। हमें एक ऐसे नरक में डाल दिया गया जिसे न तो हम समझते थे और हमारे पास सिर्फ एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं था। हम उस जंगल में काले या सफेद नहीं थे। हम सिर्फ अटलांटा के दो लड़के थे जो एक दूसरे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। हमने अपना खाना, अपनी गोलियां और अपने सपने साझा किए। और हमने एक वादा किया, हम अपने खोए हुए दोस्तों की कब्रों पर कसम खाई कि अगर हम घर वापस लौटे तो हम कुछ साथ में बनाएंगे, कुछ असली, कुछ ऐसा जो टिकेगा। मैं अपनी कुर्सी पर थोड़ा झुका और हमने यह किया। जब हम वापस आए तो हमने अपनी लड़ाई की तनख्वाह में से हर पैसा इकट्ठा किया। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन यह पर्याप्त था। हमने शहर के बहुत उत्तर में 50 एकड़ लाल मिट्टी और पाइन के पेड़ खरीदे। हर कोई, यहां तक कि मेरा अपना परिवार, मुझे मूर्ख समझता था। तब यह सिर्फ कृषि भूमि थी। कोई भी उस जगह को नहीं चाहता था जहां रात में क्रिकेट की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन रॉबर्ट और मैंने भविष्य को देखा। हमने शहर के विस्तार को देखा और हमें पता था कि एक दिन यह बेकार सी जमीन किसी चीज की कीमत होगी। आमना ने ऊपर देखा। उसके आंसू क्षणिक रूप से भूल गए उस कहानी से भ्रमित जो उसने कभी नहीं सुनी थी। तुम्हारे दादा चिराग वह अंतिम कागजात काउंटी क्लर्क के साथ संभालते थे, मैंने अपनी आवाज को ठोस रखते हुए कहा। वह सफेद साथी था, तब यह ऐसा करना आसान था। वह एक हफ्ते बाद मेरे पास आया। उसका चेहरा लंबा और उदास था और उसने कहा कि सौदा टूट गया है। उसने कहा कि विक्रेता ने पीछे हट लिया और हमारा पैसा कानूनी फीस में खत्म हो गया। उसने मेरा हाथ थामा, मेरी आंखों में देखा और कहा, बुरा हुआ सलीम, अगली बार हम उसे पकड़ लेंगे। उसने मेरे चेहरे पर झूठ बोला। मुझे नहीं पता था कि सौदा बिल्कुल भी नहीं टूटा था। वह सौदा पंजीकृत हो चुका था, बस मेरा नाम उस पर नहीं था। उसने सोचा कि यह एक परफेक्ट अपराध है। यह 1970 के दशक का जॉर्जिया था। कौन एक काले आदमी के शब्द पर एक सजाए गए सफेद सार्जेंट के शब्द को मानता? वह मुझ पर भरोसा कर रहा था कि मैं बस हार मान लूंगा और इसे स्वीकार कर लूंगा। वह इस दुनिया को उतना ही बदसूरत और अन्यायपूर्ण मान रहा था जितना कि वह खुद था। लेकिन उसने एक गलती की। उसने मुझे कम आंक लिया और उसने एक प्रतिभाशाली, निडर युवा वकील फ्रैंकलिन हेज को कम आंका, जो मानते थे कि कानून को अंधा होना चाहिए। हमने तुम्हारे दादा के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया,
ये एक लंबी भद्दी लड़ाई थी। उसने मेरे नाम को बदनाम किया, उसने अपने दोस्तों को गवाही देने के लिए मजबूर किया। लेकिन हमारे पास कुछ था जो उसके पास नहीं था। हमारे पास सच्चाई थी। हमारे पास मेरे बैंक की रसीदें थीं जो मेरे भुगतान के आधे भाग को दिखाती थीं। हमारे पास वियतनाम से उसने मुझे लिखे गए पत्र थे, पत्र जो उस विशेष जमीन की योजनाओं से भरे थे। और अंत में सच्चाई जीत गई। अदालत ने पाया कि रॉबर्ट मिलर ने धोखाधड़ी की गई थी। उन्हें उनके दावे से वंचित कर दिया गया और मुझे सभी 50 एकड़ की कानूनी स्वामित्व दे दी गई। मैंने एक पल के लिए रुककर इसे समझने दिया। मैं देख सकता था कि चिराग का मन इस कहानी के धागों को जोड़ने में संघर्ष कर रहा है, फिर भी वह इस कहानी के असली पैमाने को नहीं समझ पा रहा था। और यहां मैंने कहा, मेरी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। यह उस कहानी का हिस्सा है जिसे आपके परिवार ने भुला दिया। यह रहस्य है जो मिलर परिवार के दिल में 2 पीढ़ियों से सड़ रहा है। वह बेकार की जमीन, वह लाल मिट्टी और पाइन की झाड़ियां जिसे आपके दादा ने मुझसे चुराने की कोशिश की। क्या आपको पता है कि वह कहाँ है? मैंने सवाल को एक पल के लिए हवा में लटकने दिया, फिर अंतिम धक्का दिया। यह पीच ट्री रोड का चारब ब्लॉक है जो फिप्स प्लाजा से लेनॉक्स स्क्वायर की ओर जाता है। उन कांच और स्टील की गगनचुंबी इमारतों के नीचे, उन डिजाइनर बुटीक के नीचे जहां आपकी पत्नी खरीदारी करना पसंद करती है, आधुनिक बकेड़ के दिल के नीचे। वह हमारी जमीन थी। आपके दादा ने मुझसे केवल 50 एकड़ की मिट्टी चुराने की कोशिश नहीं की, चिराग। उन्होंने भविष्य चुराने की कोशिश की। उन्होंने पूरे अमेरिकी दक्षिण में एक सबसे मूल्यवान अचल संपत्ति के एक टुकड़े को चुराने की कोशिश की। रंग, जो कुछ भी बचा था, पूरी तरह से चिराग के चेहरे से उड़ गया। आमना ने एक धीमी दबी हुई सांस ली। उसका हाथ फिर से उसके मुंह पर था, लेकिन इस बार पूरी तरह से विश्वास न करने की स्थिति में। उसकी लालच और पूर्वाग्रह। मैंने अपनी आवाज को समाप्त किया, जैसे एक महान घंटे की घंटी बज रही हो। यह आपके परिवार को सब कुछ महंगा पड़ा। उसने जमीन खो दी, उसे अपमानित किया गया, और उसने अपनी बाकी जिंदगी कड़वाहट और कर्ज में डूबते हुए बिताई, असफलता और रिजेंटमेंट की वह जहरीली विरासत अपने बेटे को और फिर आपको सौंपते हुए। दूसरी ओर मेरे परिवार ने उस जमीन पर अपनी पूरी नींव बनाई जिसे उसने फेंक दिया। जो कुछ भी मेरे पास है, आमना, यह घर, आपकी शिक्षा, वह ट्रस्ट फंड जो आपको जीवन भर सुरक्षित रखेगा, यह सब उस लाल मिट्टी के टुकड़े से उभरा। वह दौलत जिसे आप मेरे शयनकक्ष के दराज में ढूंढ रहे थे, चिराग, एक भूत थी। आप यहां एक कमजोर बूढ़े आदमी को लूटने नहीं आए थे। आप यहां अपने परिवार के खोए हुए साम्राज्य की याद को लूटने आए थे। और ठीक आपके दादा की तरह आप असफल रहे। जब मेरी कहानी अंततः कही गई तब कमरे में जो चुप्पी छाई थी वह अलग थी। यह पहले की तरह तनावपूर्ण चिंतित चुप्पी नहीं थी। यह एक विशाल खाली चुप्पी थी जो एक महान और भयानक तूफान के बाद आती है। एक चुप्पी जो उन चीजों के मलबे से भरी हुई थी जो नष्ट हो चुकी थीं। चिराग पूरी तरह से टूट चुका था, सत्य द्वारा खोखला किया गया एक आदमी। लेकिन मेरी नजरें अपनी बेटी पर थीं। आमना के चुपचाप बहते आंसू रुक गए। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पर जो भाव था वह मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दिल तोड़ने वाली उलझन जा चुकी थी। उसकी जगह एक ठंडी, स्पष्ट और विनाशकारी समझ थी। उसे एक सवाल का जवाब मिला था जिसका उसे कभी पता ही नहीं था कि उसे पूछना चाहिए, और उस जवाब ने सब कुछ बदल दिया था। उसने अपने बगल में बैठे व्यक्ति को देखा, न कि अपने पति के रूप में बल्कि एक अजनबी के रूप में। एक भूत जो लालच और असफलता की एक पैथेटिक पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा रहा था। उसने चिल्लाया नहीं, उसने उसे गालियां नहीं दी। उसके इशारे धीमे, जानबूझकर और देखने में दिल तोड़ने वाले थे। उसने अपने बाएं हाथ पर देखा, उस हीरे की सगाई की अंगूठी पर जो कभी उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। अब यह एक महान धोखे का प्रतीक बन गई। एक चमकती हुई झूठ। एक शांत, स्थिर उद्देश्य के साथ उसने अंगूठी को अपनी उंगली से घुमाना शुरू किया। यह उसके कलाई पर एक पल के लिए अटक गई, एक अंतिम व्यर्थ प्रतिरोध। फिर यह मुक्त हो गई। उसने इसे नहीं फेंका, उसने इसे नहीं गिराया। उसने आगे बढ़कर अंगूठी को धीरे धीरे कॉफी टेबल पर रखा जो उन्हें अलग करता था। कमरे की नीरवता में
उस छोटे धातु और पत्थर के टुकड़े का लकड़ी पर गिरने की आवाज एक गोली की आवाज की तरह तेज और अंतिम थी। एक धीमी, निर्णायक खनक। एक आवाज जो एक विवाह को समाप्त कर दी। एक आवाज जो एक झूठ को समाप्त कर दी। फिर उसने चिराग को देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि एक गहरी दुखद निराशा थी जो कहीं अधिक गंभीर थी। जब उसने अंततः बात की, उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी, लेकिन इसमें उसके फैसले का अडिग वजन था। मुझे लगता है कि आपको अब जाना चाहिए चिराग। यही सब। कोई आरोप नहीं, कोई शिकायतें नहीं, बस एक शांत अस्वीकृति। उस क्षण में वह अब मेरी छोटी लड़की नहीं रही जिसे सुरक्षा की जरूरत थी। वह एक महिला बन गई। एक महिला जो अपनी दादी जितनी मजबूत थी, इस घर की इस ठोस और कंक्रीट की नींव जितनी मजबूत थी। मेरे दिल में उस भयानक दर्द के लिए पीड़ा थी जिसने उसे इस बिंदु पर पहुंचाया, लेकिन यह गर्व से भर गया कि उसने खंडहरों में जो शक्ति पाई थी, सत्य ने उसे उस जीवन की कीमत चुकाई जो उसने सोचा था कि उसके पास है। लेकिन उसने उसे वह एक चीज वापस दे दी जो चिराग के झूठों ने चुराने की कोशिश की थी, खुद को। चिराग ने अंततः अपने हाथों से अपना सिर उठाया। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें खाली और खोखली थीं, अंतिम अपेक्षित धक्का के लिए तैयार। वह मेरी ओर देख रहा था कि मैं पुलिस को बुला रहा हूं, उसे बताने के लिए कि मैं आरोप लगा रहा हूं, उसे धमकाने के लिए। उसने अपने साथ हुई बर्बादी का इंतजार किया जो उसे पूरी तरह से मिलनी चाहिए थी। वह एक ऐसी सजा का इंतजार कर रहा था जिसे वह समझ सके। मैंने फैसला किया कि उसे ऐसी सजा दूंगी जिससे वह कभी नहीं बच सकेगा। मैंने इस टूटे हुए इंसान को देखा जो अपने दादा की नाकामी का प्रतिबिंब था, और मैंने अपनी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी और अंतिम स्पष्टता भरी। मैं पुलिस को नहीं बुलाने जा रही हूं चिराग। बैंक अपनी धोखाधड़ी की शिकायत को जैसे चाहेगा वैसे ही निपटाएगा, लेकिन मैं आपके वकूं के लिए कोई मामला दर्ज नहीं करूंगी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमका जो उम्मीद नहीं बल्कि भ्रम था। मेरे इस फैसले को दया मत समझिए, मैंने आगे कहा। आप जैसे आदमी को जेल में रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसे एक चुनौती के रूप में देखेंगे, एक और व्यवस्था जिसे आप हराने की कोशिश करेंगे। आप अपनी सजा पूरी करेंगे और वही आदमी बनकर बाहर आएंगे जिस तरह के आप आज हैं, उसी खाली लालच से भरे हुए। यह कोई सजा नहीं है, यह बस एक विराम है। नहीं, आपकी सजा कहीं अधिक गंभीर है। आपकी सजा यह है कि आपको सच के साथ जीना होगा। इस दिन से लेकर आपके मरने तक आपको हर सुबह यह जानकर उठना होगा कि आप कौन हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि आप एक छोटे पूर्वाग्रही चोर के वंशज हैं जिसने एक दौलत को फेंक दिया। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके पास उस चक्र को तोड़ने का मौका था, लेकिन आपने उसके बिल्कुल उसी पतित गलती को दोहराया। लेकिन सबसे बुरा यह है कि आपको अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए यह जानकर जीना होगा कि आपने एक अच्छी और नेक महिला, मेरी बेटी के प्यार को अपने हाथों में रखा और इसे कुछ भी नहीं, एक भूत के लिए फेंक दिया। ये ज्ञान, चिराग, आपकी जेल होगी। सच आपका सहबंदी होगा और ये कभी आपको जाने नहीं देगा। अब, मैंने कहा, मेरी आवाज लगभग फुसफुसाते हुए। मेरे घर से बाहर निकलो। चिराग घर से बाहर निकला और हमारी जिंदगी से चला गया। वह एक भूत था, एक कहानी जिसे हम फिर कभी नहीं बताएंगे। इसके बाद के महीनों में एक चुपचाप ठीक होने की प्रक्रिया शुरू हुई। विश्वासघात के गुस्से के जख्म धीरे धीरे भरने लगे और इसके बदले मेरी बेटी और मेरे बीच एक मजबूत, ईमानदार बंधन बन गया। एक गर्म शरद दोपहर हम पीछे की बालकनी पर बैठे, जो मैंने रोज के लिए बनाई थी ताकि वह हमिंग बर्ड्स को देख सके। आमना एक नोटबुक में स्केच बना रही थी। उसका चेहरा लंबे समय बाद पहली बार शांत और केंद्रित था। मैं एक नई प्रदर्शनी की योजना बना रही हूं, उसने धीरे से कहा, बिना पन्ने से नजर उठाए। मैं इसे कलाकारों की नींव कह रही हूं, जिनका काम उनके अपने छिपे हुए इतिहासों की खोज करता है। उसने थोड़ी देर रुकी, फिर मुझसे देखा। उसकी आंखें स्पष्ट और स्थिर थीं। मुझे लगता है कि मैं अंततः अपने इतिहास की खोज करने के लिए तैयार हूं। मैंने एक सच्ची मुस्कान के साथ मुस्कुराया। आपकी मां आप पर बहुत गर्व करती। मुझे पता है, उसने कहा,
एक उदास लेकिन खूबसूरत मुस्कान उसके होंठों पर थी। मैं ऐसा महसूस कर रही हूं जैसे मैं उसे जानना शुरू कर रही हूं। मेरी बेटी को देखते हुए मैंने देखा कि वह कोई शिकार नहीं, बल्कि एक सर्वाइवर है। मैंने उसकी आंखों में उसकी दादी की अडिग शक्ति देखी। मेरी सबसे बड़ी दौलत कभी बैंक वॉल्ट में बंद नहीं थी। वह यहीं थी, मेरे साथ सुबह की धूप में, उस बाग में जिसे रोज ने लगाया था, उस अद्भुत महिला में जिसे हमने पाला था। मैंने अपना जीवन उन चीजों को बनाने में बिताया जो स्थायी होती हैं, घर, एक कंपनी, एक दौलत। लेकिन अंततः वही नींव जो वास्तव में मायने रखती थी, वह थी जो मैंने अपने परिवार के साथ बनाई थी। एक ऐसी नींव जो सच के भयंकर वजन को सहन करने के लिए मजबूत थी। और यही एक विरासत थी जिसके लिए लड़ना वाजिब था। इस कठिनाई ने मुझे सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया है कि अतीत कभी सच में दफन नहीं होता। पाप और रहस्य सिर्फ मिटते नहीं हैं, वे जमीन में रिसते हैं और आने वाली पीढ़ियों की जड़ों को झड़ देते हैं। एक भुलाए हुए अपराध पर बनी दौलत रेत पर बनाई गई एक इमारत है जो ढहने के लिए अभिशप्त है। चिराग ने सोचा कि वह एक खजाने का पीछा कर रहा है, लेकिन वह केवल अपने दादा की लालच का भूत ही पीछा कर रहा था। सच्ची विरासत पैसे या संपत्ति नहीं है, यह वह चरित्र और ईमानदारी है जिसे हम आगे बढ़ाते हैं। यही एकमात्र विरासत है जो कभी चुराई नहीं जा सकती या खोई नहीं जा सकती। यदि मेरी कहानी ने आपको प्रभावित किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। और भी कई कहानियां हैं बताने के लिए, और आपका समर्थन मुझे उन्हें दुनिया के साथ साझा करने में मदद करता है। उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और आप आने वाले अपडेट्स को नहीं चूकेंगे।